नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है टीएनसी की एडवांस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स है, यूनिट्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, हमने पूरे किए हैं। जैसे कि मैंने आपको जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, आई पढ़ लिया है और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया है और हमने ईयर पढ़ लिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने जो जीआई ट्रैक्ट है उसके बारे में क्या कर लिया, स्टडी कर दी है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो सिस्टम है दोस्तों वो आता है आपका जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। अब जो आने वाले जितने भी जो सिस्टम है, अगर हम कार्डियो को छोड़ दें तो सभी छोटे छोटे सिस्टम है और आने वाले एक महीने के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे सिस्टम कोशिश करूंगा कंप्लीट करवाने की। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। आज के जो हमारे मेन जो 4 टॉपिक रहेंगे वो फोलिक कैथेटराइजेशन के बारे में बात करेंगे, हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, बीपीएच एंड सीए प्रोस्टेट के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने कि व्हेन केयरिंग फॉर ए मेल क्लाइंट, कि एक नर्स है दोस्तों, वो एक मेल क्लाइंट की केयर कर रही है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही है उसको। तो हु इज टू रिसीव कीमोथेरेपी फॉर ए कैंसरस कंडीशन। इसमें कुछ नहीं दे रखा कि भाई कौन सी कैंसरस कंडीशन है, सीधा दे रखा है कि कोई पेशेंट है, मेल क्लाइंट है और वो क्या कर रहा है दोस्तों, कीमोथेरेपी ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कैंसर हो रखा है तो उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं। एट विच टाइम शुड द नर्स कंसीडर दैट स्पर्मेटोजेनेसिस अकर। ठीक है, तो कीमोथेरेपी के कारण जो स्पर्म है दोस्तों उनका भी लॉस हो जाता है, इसलिए वो पूछना चाह रहा है कि भाई मान लो कोई क्लाइंट आपसे पूछे या आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके बारे में कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कब होता है। तो एट विच टाइम शुड द नर्स कंसीडर, कि नर्स को कब मानना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है, एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ होता है, इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ होता है और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म है दोस्तों दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक पार्ट है किसका, गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो चीजें आती हैं दोस्तों, एक आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक आता है दोस्तों आपका oogenesis। oogenesis तो सिंपल सी बात है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा और ओवम का जो फॉर्मेशन है दोस्तों क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटो जो गोनिया है दोस्तों उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। एक टर्म और आता है दोस्तों दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस तो एक्चुअली में जब स्पर्मेटिड बन जाते हैं तो ये स्पर्मेटिड क्या हो जाते हैं दोस्तों, मैच्योर होते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। मैच्योर होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्पर्मेटिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का क्या होना दोस्तों, सिर्फ मैच्योरेशन होना। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है दोस्तों, मैच्योरेशन होता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में लगभग 16 डेज का टाइम पीरियड लगता है। क्वेश्चन आए कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दोस्तों, दो क्वेश्चन सिंपल बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो यही इसी क्वेश्चन में दे रखा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है दोस्तों ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जबकि हम oogenesis की जब हम बात करते हैं तो oogenesis की जो प्रोसेस है वो जेस्टेशनल सैक के अंदर 3 to 4 वीक पे क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है लगभग। ठीक है, oogenesis बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। जब जो फीमेल जो बेबी है वो मदर के जेस्टेशन में होती है, यूट्रस के अंदर होती है, उसी समय क्या हो जाती है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि ओगोनिया बन जाते हैं, 7 मिलियन ओगोनिया होते हैं। ठीक है, 20 वीक के ऊपर। तो वो सब जो प्रोसेस है वो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस है दोस्तों, उसका ध्यान रखना कि वो कब स्टार्ट होती है दोस्तों, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें कितना टाइम पीरियड लगता है। तो इसमें ध्यान रखना कि 72 से 74 दिन का टाइम पीरियड लगता है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम पीरियड लगता है। तो 72 से 74 दिन का क्या लगता है दोस्तों, टाइम पीरियड लगता है। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में पूछे तो लगभग 16 दिन का क्या लगता है दोस्तों, टाइम पीरियड लगता है। इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन दोस्तों स्पर्म के पार्ट से आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी मैं आऊंगा, भी आपको लेके आऊंगा। स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें सीधा सा बस आपको ये याद रखना है कि जो एक्रोसोम जो होता है उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस। जो हेड जो होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो नेक जो होता है स्पर्म का
उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। और जो मिडिल पीस होता है दोस्तों, मिडिल पीस, उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अलग अलग 4 क्वेश्चन बन गए। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इस प्रकार से पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर। तो जैसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है दैट इज एक्रोसोम, फिर हेड होता है, यहाँ पर ये नेक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, इसकी मिडिल पीस होता है, एक प्रिंसिपल पीस होता है, एक एंड पीस होता है, ठीक है। तो मिडिल पीस के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर गोल्गी जो एपिटेटस है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि मूव कराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, टेल के अंदर। तो ये इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। फिर स्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक बार हम सीमन की प्रॉपर्टी देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजें आपकी एक क्वेश्चन में क्लियर हो। अब ये है एक क्वेश्चन देखो, लेकिन मैं आपको इतनी चीजें करवाऊंगा कि कम से कम आप सोचोगे सर 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे इससे। देखो कैसे, अगर सीमन की जो प्रॉपर्टी दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई वॉल्यूम कितनी होती है, इसकी अमाउंट कितनी होती है, तो कम से मिनिमम जो अमाउंट है दोस्तों दैट शुड बी 1.5 ml। ये सभी जो डाटाज हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम सैमुलिगम जो बुक है उससे लिए गए हैं। ये सभी जो डाटा है ना, फिजियोलॉजी की सैमुलिगम की बुक है वहां से लिए गए हैं कि सीमन की जो प्रॉपर्टी उसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो अमाउंट जो है ना दोस्तों वो कम से कम 1.5 मिलियन होना चाहिए। और अगर हम स्पर्म के अमाउंट की बात करें, स्पर्म की अगर हम अमाउंट की बात करें तो लगभग कम से कम 1 ml के अंदर दोस्तों, 1 ml के अंदर मिनिमम से मिनिमम 15 मिलियन होने चाहिए, 15 मिलियन पर ml। मतलब 1 ml जो सीमन है मेल का उसके अंदर कम से कम 15 मिलियन क्या होने चाहिए दोस्तों, स्पर्म होने चाहिए। टोटल स्पर्म पूछे, टोटल अगर स्पर्म पूछता है तो वो होने चाहिए लगभग 39 मिलियन, 39 मिलियन होने चाहिए टोटल। मतलब जितना भी सीमन है 2 ml है, 2.5 ml है, 3 ml है, 1.5 ml है, तो कम से कम कितने स्पर्म होने चाहिए उसके अंदर, 39। लेकिन पर ml पूछे तो कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 15 मिलियन सबसे कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो स्पर्म है इनमें से लाइव कितने होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लाइव हों, लेकिन कम से कम 58% या उससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 39 मिलियन या उससे ज्यादा होने चाहिए, यहाँ पर भी स्पर्म जो है 1 ml में 15 मिलियन या उससे ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम भी 1.5 ml या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सारी चीज ज्यादा ही है, कम नहीं है ना। लाइव भी कितने होने चाहिए, कम से कम 58% क्या होने चाहिए दोस्तों, लाइव होने चाहिए। कम से कम 58% जो है दोस्तों स्पर्म क्या होने चाहिए इसके अंदर, या उससे ज्यादा होने चाहिए, क्या होने चाहिए दोस्तों, लाइव होने चाहिए। और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें कि जिसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें दोस्तों तो कम से कम 4% या इससे ज्यादा, 4% या इससे ज्यादा क्या होना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी क्या होनी चाहिए दोस्तों, प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। और मोटिलिटी की अगर हम बात करें कि भाई मोटाइल कितने हैं, तो कम से कम 40%। अगर हम मोटाइल की बात करें तो 40% या इससे ज्यादा क्या होने चाहिए दोस्तों, मोटाइल होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि मूव करने चाहिए कम से कम 40% या इससे ज्यादा। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कम से कम 4% की प्रेजेंट होनी चाहिए। वॉल्यूम है 1.5 ml से ज्यादा होनी चाहिए। स्पर्म की अमाउंट जो है दोस्तों वो पर ml कितनी होगी, तो स्पर्म अमाउंट पर ml जो है वो 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होनी चाहिए, या 15 मिलियन होनी चाहिए उससे ज्यादा। टोटल स्पर्म है कम से कम 39 मिलियन या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जो लाइव है उसमें से 58% होनी चाहिए, 40% कम से कम उसमें मोटाइल होनी चाहिए, मतलब मोटिलिटी होनी चाहिए उनमें, और 4% के अंदर नॉर्मल क्या होनी चाहिए दोस्तों, मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटी है, उसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है एस्पर्मिया, तो इनको अंतर करते हुए पढ़ो। देखो एक एस्पर्मिया होता है, एक होता है एजूस्पर्मिया। तो अगर हम एस्पर्मिया की बात करें तो स्पर्म का एब्सेंट होना, मतलब यहाँ पर कंप्लीट सीमन का एब्सेंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ सीमन, वैसे बुक के अंदर लैक ऑफ सीमन लिखा हुआ है ना, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। या लिखना चाहो तो लिख लो लैक ऑफ सीमन। और एजूस्पर्मिया में यहां पर जूस्पर्म मतलब स्पर्म, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या आएगा, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एब्सेंस या फिर लैक ऑफ स्पर्म, लैक ऑफ स्पर्म। एक आता है दोस्तों आपका ओलिगोस्पर्मिया और ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया। तो ओलिगोजूस्पर्मिया मतलब कि अमाउंट कम होना, ठीक है, तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ सीमन, और यहां पर स्पर्म, डिक्रीज अमाउंट ऑफ स्पर्म।
अब अमाउंट को कैसे देखोगे आप, सीधी सी बात है भाई, अमाउंट है 1.5 ml हमने माना था, तो 1.5 ml से अगर कम है तो वो क्या कहलाएगा, ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। और अगर उसके अमाउंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने पढ़ा है कि जो टोटल जो स्पर्म है वो 39 मिलियन है, लेकिन फिर भी ये इसमें जो 20 मिलियन से कम माना जाता है, ये लेस देन 20 मिलियन पर ml। 15 से 20 होता है, तो लगभग आप उस कैटेगरी में आप इसको 15 से 20 ही कर लो। मैंने आपको 15 मिलियन बताया था, लेकिन बुक में 20 लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि इस कारण से लिखा हुआ है, तो लेकिन आप इसको 15 मिलियन से कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे, 15 से 20 भी रहने दो। कि 1 मिलियन के अंदर अगर लेस देन 15 मिलियन है, क्योंकि 15 मिलियन हमने मिनिमम माना था कि नॉर्मल होनी चाहिए, कम से कम 15 मिलियन पर ml में होनी चाहिए, तो आप उसे याद रखो, 15 मिलियन से अगर कम है 1 ml के अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ओलिगोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताता हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है दोस्तों, टेस्टिस के अंदर स्टार्ट होती है। टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली जर्म सेल इसको स्टार्ट करती हैं। इनको सिर्फ जर्म सेल भी लिखा हुआ सकता है, या फिर प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी लिखा हुआ सकता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल ये स्टार्ट होती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल या जो जर्म सेल है दोस्तों, इनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। इनके अंदर क्या होता है, जब माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस के द्वारा एक सेल से कितनी सेल बनती है दोस्तों, 2 सेल बनती है। तो ये जो सेल बनती है इन्हें हम किस नाम से जानेंगे, स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ठीक है, थोड़ा सा देखो माइटोसिस और मियोसिस को समझ लो, एक बार हल्का सा बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। माइटो का मतलब वर्ड होता है मतलब सेम, माइटो बराबर क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। तो इसमें क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, और दोनों सेल के जो क्रोमोसोम के जो नंबर होंगे ना वो सेम रहेंगे। जैसे मान लो कि इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो 44 प्लस XX हैं, तो इन दोनों में भी कितने रहेंगे, 44 प्लस XX ही रहेंगे। तो क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर वर्ड बनाइए माइटोसिस, 44 प्लस XX रहेंगे। ठीक है, और मियोसिस जो होगा, मियोसिस में एक सेल से पहले 2 सेल बनेंगी, और फिर इन 2 सेल से कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। तो टोटल आपसे पूछे कि मियोसिस में कितनी सेल बनेंगी, तो आप क्या कहोगे सर कि 4 सेल बनेंगी। मियोसिस में कितनी बनेगी, 4 सेल टोटल बनती हैं। शुरू में जो होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, आधे। जैसे मान लो 44 प्लस XX है, तो इनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22X हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, 22X हो जाएगा। फिर मियोसिस सेकंड के अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि माइटोसिस में होता है ना, सेम वापस से अब और आधे मत कर देना दूसरी फेज के अंदर, बस ये ध्यान रखना। अगर आपको ये छोटी सी प्रॉपर्टी आती है ना, माइटोसिस मियोसिस, तो आप कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में गलती नहीं करोगे। तो सिंपल से याद रखना है कि माइटोसिस जो होती है वो सिंपल एक प्रोसेस होती है, जिसमें 1 से 2 सेल बनती है और क्रोमोसोम के नंबर सेम होती हैं। हर फेज के अंदर 4 फेज होती हैं, आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि हर फेज के अंदर 4 फेज होती है, बस नाम याद रख लो। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और टीलोफेज, इसको सीक्वेंस से याद रखना। पहले प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। इस ट्रिक से याद रख लेना। PM एट कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है, PM एट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज इस प्रोसेस से गुजरती है ये। फिर एक सेल से 2 ही बनती है माइटोसिस में। क्रोमोसोम के नंबर क्या रहते हैं, सेम, क्योंकि माइटो का मतलब होता है सेम, मियो का मतलब होता है आधा। तो क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे। ये वाली पहली वाली जो प्रोसेस है इसे मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे, और इसके बाद जो हो रही है दोस्तों इसमें क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकेंड। तो आप क्या कहोगे कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो क्रोमोसोम के जो नंबर हैं दोस्तों वो आधे हो जाते हैं, और मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं दोस्तों, सेम रहते हैं। तो मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस के जैसे ही हो रही है। देखो एक सेल से 2 बन रहे हैं, क्रोमोसोम के नंबर क्या है दोस्तों, सेम है। इसलिए इसे माइटोटिक म्यूटिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर भी चारों वही फेज होती हैं। मियोसिस फर्स्ट में भी चारों होंगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। फिर जब ये 2 सेल बन गई, ये भी आगे जब मियोसिस सेकंड में एंटर करेंगी, तो इनमें भी ऐसे होगा, प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, और फिर क्या होगा दोस्तों, टीलोफेज फर्स्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया दोस्तों वो क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है दोस्तों, ये मियोटिक फर्स्ट डिवीजन के अंदर एंटर करेगी। सॉरी, माइटोसिस हाँ मियोसिस फर्स्ट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस फर्स्ट को क्या करेगी दोस्तों, कंप्लीट करेगी।
अब मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक जो क्रोमोसोम के जो नंबर रहेंगे दोस्तों वो कितने रहेंगे, तो इसके अंदर जो जर्म सेल है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बना रही है दोस्तों, उसके अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 44 प्लस XY। क्या रहेंगे दोस्तों, 44 प्लस XY रहेंगे। और फीमेल के अंदर हमेशा क्या रहेंगे, 44 प्लस XX होंगे। अब ये 44 प्लस XY है दोस्तों, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बनेंगी। यहाँ तो माइटोसिस ही हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ क्या हुआ है, माइटोसिस, ये सिर्फ माइटोसिस हुआ है, तो एक सेल से 2 बन गई। ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पर एक जो स्पर्मेटोगोनिया है इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बन गई, 2 बन गई। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 है, अलग अलग जाएंगी, एक वाली कर रही है उसी प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है दोस्तों उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा, तो ये 2 सेल बनाएगी। अब क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है, ये कंप्लीट होगा तो 2 सेल बनाएगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगी दोस्तों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मैंने आपको क्या बताया था, ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी और ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। इसी प्रकार से जो दूसरी बनेगी ना दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि जैसे माइटोसिस में देखो ये जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया बना, ये माइटोसिस किया तो 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। आप ऐसे याद करने के लिए अगर करना चाहो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 बनेगी, तो एक जो हो रहा है वैसे दूसरी भी ऐसे ही करेगी। जैसे एक के अंदर मियोसिस फर्स्ट 2 सेल बन रही हैं, इधर दूसरी से भी क्या बनेगी, 2 बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम होता तो बहुत अच्छे से डिटेल में और पढ़ाता मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा एक क्लास में पूरा करना पड़ता है, तो आप 1 घंटे का तो ये भी टॉपिक है हमारा। अब जो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है अगर हम उसकी बात करें, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्रोमोसोम के जो नंबर होंगे दैट विल बी हाफ, वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 44 प्लस XY है, तो इसके अंदर 22X होंगे और एक के अंदर क्या आ जाएंगे, 22Y आ जाएंगे। 22X आ जाएंगे, एक के अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 22Y आ जाएंगे। यही रीजन है कि मेल और फीमेल का जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, मेल करता है, नहीं कि फीमेल करती है। क्यों, क्योंकि मेल का अगर ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्म बन रहा है वो जाएगा तो वो फीमेल बनाएगा, अगर ये जा रहा है तो वहां से तो हमेशा X ही आएगा। अब देखो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है दोस्तों, इसके अंदर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, ये भी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी और ये भी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी। यहां भी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और यहां भी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। और दोनों मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करके क्या बनाएंगी, स्पर्मेटिड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्पर्मेटिड। क्या आप क्रोमोसोम के नंबर पे फर्क पड़ेगा, आप कहोगे सर नहीं, क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मियोसिस सेकंड के अंदर सेम रहता है। तो अब यहाँ पर भी क्रोमोसोम के नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 22X रहेंगे और 22Y रहेंगे। ठीक है, ये हैप्लॉइड नंबर है। देखो आपने कभी कभी आप पढ़ते होगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होते हैं, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये जो क्रोमोसोम है ना, जो कि युगल में पाए जाते हैं, मतलब कि 2-2 पाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम डिप्लॉइड नंबर बोलते हैं। जैसे ये वाले जो है ये क्या है, डिप्लॉइड है ये, और इनके जो आधे हो जाते हैं ना, जैसे 22X है, 22Y है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई पूछे इसमें किस में पाए जाते हैं, तो हैप्लॉइड में पाए जाते हैं। ये भी किस में पाए जाते हैं, हैप्लॉइड में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये स्पर्मेटिड बनाएगा, ये भी स्पर्मेटिड होगा। अब ये स्पर्मेटिड और ये स्पर्मेटिड क्या होंगे दोस्तों, मैच्योर होंगे, और मैच्योर होकर क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। आगे कोई भी डिवीजन की प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ मैच्योरेशन की प्रोसेस होगी। तो ये क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, या एक को स्पर्मेटोजोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रख लो, स्पर्मेटोजोन बनाएंगे। इस प्रकार से प्रोसेस चलती है। तो बस मेन आपको याद रखना है कि बस सीक्वेंस क्या क्या रहेगा इसमें। तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, इससे 2 सेल बनी, ये 2 सेल हैं, इन्होंने आगे वो किया, फिर स्पर्मेटिड बनाया, इसने स्पर्मेटिड बनाया, इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, इससे भी क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसे 2 जो स्पर्मेटोगोनिया है उसे 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, एक ये बन गई और एक ये बन गई। ये दोनों ही आगे डिवीजन करेंगे, इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 से 2 बनेंगी, इससे भी 2 बनेंगी। ठीक है, तो 1 से 2 सेल बनेंगी, मैंने आपको ये बताया था। और 2 से फिर क्या बनेंगी दोस्तों, 4 सेल बनेंगी जब आगे मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। तो इसमें यही तो बताया था मैंने, मियोसिस के अंदर क्या होता है, 1 से 2 बनती हैं। अब यहाँ पर 1 से 2 बनेंगी, ये वाली जो प्रोसेस है इससे 1 से 2 बनेगी, और आगे वाली से भी 1 से 2 बनेगी। तो टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जैसे ये वाला एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसने कितनी बनाई है, 2 बनाई है। तो इधर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और रहेगा जो कि क्या बनाएगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर ये सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है ये आगे जाएगा और क्या बनाएगा दोस्तों, स्पर्मेटिड बनाएगा, ये भी स्पर्मेटिड बनाएगा। फिर ये मैच्योर होंगे और मैच्योरेशन के द्वारा क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, मैच्योरेशन। अब क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन सुनो कि जो स्पर्म है
उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, मैच्योरेशन कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। स्पर्म का मैच्योरेशन क्या होता है, एपिडिडाइमिस। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म जो है वो मोटाइल कहाँ होता है, मतलब मोटिलिटी कहाँ आती है, आंसर क्या आएगा दोस्तों, एपिडिडाइमिस। क्वेश्चन आएगा कि जो स्पर्म है वो हाइपर मोटाइल कहाँ होता है, हाइपर मोटाइल, आंसर आएगा सर्विक्स या फीमेल, अगर सर्विक्स ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। क्वेश्चन आएगा कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है, जो स्पर्म है उसका क्या पाथवे होता है, कैसे स्पर्म वो करता है, ठीक है। तो जो स्पर्म का जो अगर जो पाथवे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो स्पर्म है सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर ये एपिडिडाइमिस में एंटर करेगा, एपिडिडाइमिस से कहां जाएगा, ये वास डिफरेंस में जाएगा, फिर इजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनाइल यूरेथ्रा या पेनिस लिखो, फिर आउट, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, फिर एपिडिडाइमिस में आया, फिर वास डिफरेंस के अंदर आया, फिर इजाकुलेटरी डक्ट के अंदर आया, फिर उसके बाद में यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक आती है, आप उसको या अगर यूज करना चाहो तो कर लेना, उसको बोलते हैं हम 7 अप, 7 अप के नाम से याद कर लेना। एस फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ई फॉर एपिडिडाइमिस, वी फॉर वास डिफरेंस, फिर ई फॉर इजाकुलेटरी डक्ट, एन फॉर नथिंग, एन फॉर क्या आएगा दोस्तों, नथिंग, और यहाँ पर यू फॉर यूरेथ्रा, और फिर पेनिस के द्वारा आउट, ठीक है। वैसे पेनिस के अंदर भी यूरेथ्रा पाया जाता है, पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं जिसे हम, बट आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। कई सारी चीजें देख ली हमने। क्वेश्चन सीधा है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर रहेगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बस सिंपल सा है। अब आपको इतनी चीज बताने की जरूरत नहीं है, एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ नहीं, ऐसा नहीं होता, जब प्यूबर्टी आती है हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मेल के अंदर भी एफएसएच और एलएच हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, तो हाँ जी, मेल के अंदर भी एफएसएच और जो एलएच हार्मोन है दोस्तों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर जो एलएच हार्मोन है बस उसको हम आईसीएसएच के नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो एलएच है ये काम करता है किसके ऊपर दोस्तों, लेडिंग सेल के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, लेडिंग सेल के ऊपर। और क्वेश्चन आए कि टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली लेडिंग सेल क्या काम करती है, तो ये फॉर्मेशन करती है किसका दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। जबकि एफएसएच जो है वो एफएसएच के रूप में पाया जाता है, इसको कोई दूसरा नाम भी नहीं होता, ये है होता एलएच ही है, लेकिन इसको कहते हैं किस नाम से है, मेल के अंदर आईसीएसएच के नाम से जानते हैं। एफएसएच जो है दोस्तों उसे हम एफएसएच ही कहते हैं, ये काम करता है किसके ऊपर, सर्टोली सेल के ऊपर। सर्टोली सेल इज आल्सो नोन एज नर्स सेल और सस्टेंटाकुलर सेल, सस्टेंटाकुलर सेल। ये क्या काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, या नरिशमेंट भी लिखा हुआ सकता है, नरिशमेंट टू स्पर्म। इसके अलावा एफएसएच जो है वो प्रोलिफरेशन का काम भी करता है, प्रोलिफरेशन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है ना उसमें प्रोलिफरेशन का काम कौन करता है, एफएसएच करता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लेडिंग सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, या फिर एलएच हार्मोन कौन सी सेल पे काम करता है, एफएसएच किस सेल पे काम करता है, सर्टोली सेल का क्या काम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया, एट एनी टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, जस्ट प्यूबर्टी पे होता है, इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ नहीं होता, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान तो स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लिख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है दोस्तों, दैट इज ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अनडिसेंडेंट टेस्टिस। जो टेस्टिकल्स जो है दोस्तों वो क्या नहीं हुए हैं, स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं हुए हैं, ठीक है। द नर्स टीचेस द क्लाइंट दैट द मेन रीजन व्हाई द टेस्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम इज टू। अब वो पूछ रही है दोस्तों, जो क्लाइंट है वो सॉरी जो नर्स है वो क्लाइंट को टीच कर रही है, पढ़ा रही है, वो बता रही है कि भाई स्क्रोटम के अंदर क्यों है ये, क्यों अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, क्यों ऊपर थे, क्यों अब वो डिसेंड हो गए, क्या रीजन था जो स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो स्क्रोटम के अंदर पाए जाने वाले का कारण क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहले देखा प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ द यूरिन, बिल्कुल गलत है। यूरिन का और स्पर्म का दोनों का पाथवे अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई यूरिन और स्पर्म जो है चाहे वो एक तरीके से आते हों, लेकिन उसके एसिडिटी पे यूरिन की एसिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, दोनों अलग अलग पाथवे पे क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है कि फैसिलिटेट द पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूरेथ्रा। ये क्या काम करता है कि भाई जो स्पर्म का फैसिलिटेट करता है कि ताकि वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या निकले, बाहर निकले। तो ऐसा कोई कारण नहीं होता कि हम ये कह सकते हैं कि भाई स्क्रोटम में होने के कारण इससे कोई फर्क पड़ता हो, तो ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि भाई स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं और उससे क्या होंगे, जो पासेज क्या होगा दोस्तों वो फैसिलिटेट होगा, बढ़ेगा कि भाई पासेज जो स्पर्म है यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड क्या देखा है, प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है कि एब्डोमिनल जो टेम्परेचर है ना दोस्तों वो क्या होता है, हाई होता है, और स्पर्म को टेम्परेचर क्या हो चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब स्क्रोटम में होगा तो एब्डोमिनल जो टेम्परेचर नहीं रहेगा, तो कम से कम 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। इसलिए प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर पर। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो स्पर्म है दोस्तों उनकी क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है। यही रीजन होता है कि जो स्पर्म है वो किस में पाए जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम हाई। नेक्स्ट देखा फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहली बात तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उनका मैच्योरेशन होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पर्म का कोई मैच्योरेशन करने में ये मदद करता हो, तो स्पर्म का मैच्योरेशन करने में कोई मदद नहीं करता। तो ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। और दूसरी बात, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में होते ही नहीं है। ये कह रहा है कि फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन, कि भाई अगर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस रहेंगे तो उनका जो मैच्योरेशन है वो अच्छे से होगा। तो एम्ब्रियोनिक जब पीरियड होता है उस दौरान स्क्रोटम के अंदर होते ही नहीं है टेस्टिस। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आपको 3 डेट याद रखनी है, एक 28 वीक, एक 36 वीक और एक 40 वीक। 28, 36 और 40 वीक तीनों जरूर याद रख लेना। 28 वीक के ऊपर क्या होता है दोस्तों, इंटरनल इनग्वाइनल रिंग के अंदर आ जाते हैं। इंटरनल इनग्वाइनल जो रिंग है उसके अंदर आ जाते हैं क्या, टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर आ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से इंटरनल इनग्वाइनल जो रिंग है उसमें आ जाते हैं। 36 वीक के ऊपर एक टेस्टिस क्या हो जाता है, डिसेंड हो जाता है, एक टेस्टिस। और 40 वीक के ऊपर दोनों हो जाते हैं। 46 नहीं है, 40 है, 40 है, 40 है ना। बोथ टेस्टिस क्या हो जाते हैं दोस्तों, डिसेंड हो जाते हैं। तो तीनों डेट जरूर याद रख लेना आप, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेस्टिस कब डिसेंड होता है। तो एक टेस्टिस लगभग 36 वीक पे डिसेंड होता है और दूसरा टेस्टिस लगभग 40 वीक के ऊपर क्या होता है दोस्तों, डिसेंड होता है। और ये स्क्रोटम में इसलिए पाए जाते हैं ताकि एब्डोमिनल जो टेम्परेचर है उससे स्पर्म को क्या कर सकें, ये प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि स्पर्म जो है दोस्तों उसकी क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो लिखो स्पर्म एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस में इसलिए आते हैं, टेस्टिस में इसलिए डिसेंड होते हैं, टेस्टिस में इसलिए डिसेंड होते हैं, इसलिए डिसेंड होते हैं ताकि स्पर्म को एब्डोमेन के हाई टेम्परेचर से बचा सकें, स्पर्म के हाई टेम्परेचर से बचा सकें या प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी नॉलेज देगा आपको ये क्वेश्चन आज। क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, एक क्लाइंट दोस्तों यूरिन को पास नहीं कर पा रहा, तो ये क्या कहलाएगा, यूरिनरी रिटेंशन कहलाएगा। ठीक है, और क्या हो रहा है, रिलेटेड टू बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अगला कोई क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जरूरत है किसकी, फोलेज कैरेक्टराइजेशन को जानने की। तो एक क्लाइंट है दोस्तों, उसकी जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, लेकिन वो मेटास्टेटिक नहीं होती, या हम कहें उसके अंदर कार्सिनोमा नहीं होता, कैंसर नहीं बनता, मैलिग्नेंट नहीं होती, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के नाम से हम इसे जानते हैं। तो उस
पर्सन को क्या हुआ होगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हुआ होगा। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में क्या होगा दोस्तों, जैसे ये ब्लैडर है, ब्लैडर से आगे ये यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा के ऊपर ये वाली जो ग्लैंड है दोस्तों, दैट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब अपनी ग्रोथ करेगी तो इस यूरेथ्रा को क्या करेगी दोस्तों, कंप्रेस करेगी, और जब यूरेथ्रा को ये कंप्रेस करेगी तो आगे जो यूरिन है दोस्तों वो नहीं जा पाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इस कंडीशन को किस नाम से जानेंगे, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिन आगे पास नहीं हो पा रहा है, यूरिनरी रिटेंशन हो गई है। किस कारण से हो गई है, क्योंकि जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड थी उसकी ग्रोथ हुई है, हाइपरप्लेजिया हुई है उसकी। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होने के कारण यूरिनरी क्या हो गया दोस्तों, रिटेंशन हो गया है। क्या हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया। दिस इज सेकेंडरी डायग्नोसिस ऑफ डेलीरियम। देयर इज एक डायग्नोसिस और है दोस्तों, पेशेंट को ये कंडीशन की और है, डेलीरियम की और कंडीशन है। ठीक है, तो डेलीरियम जो है आपने पढ़ा होगा दोस्तों डेलीरियम के बारे में, डिमेंशिया डेलीरियम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं। इसके अंदर क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है मेनली। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मेन, जैसे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, अटेंशन, कोग्निटिव एक्टिविटी, जजमेंट और कुछ साइकोमोटर एक्टिविटी भी क्या होती है इसके अंदर अफेक्टेड होती है। जब मैं आपको साइकेट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। क्यों, क्योंकि उसको क्या है दोस्तों, रिलेटेड टू यूरोसेप्सिस, उसको जो यूरिन के अंदर जो इन्फ्लामेशन जो हो रहा है, इन्फेक्शन जो हो रहा है, उसके कारण से क्या हो रहा है दोस्तों, यूरोसेप्सिस में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके कारण से डेलीरियम और क्या हो गया, डेवलप हो गया है। ठीक है, ये डायग्नोसिस और है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब द इंसर्शन ऑफ एन इनड्वेलिंग यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर। कि उसको क्या लगाया दोस्तों, फोलेज कैथेटर लगाया गया है, इनड्वेलिंग यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर उसको लगाया गया है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब किया है। व्हाट नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर क्लाइंट सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको सेफ्टी, आपको सिर्फ सेफ्टी पे ध्यान देना है। सेफ्टी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो अब दोबारा से इस क्वेश्चन को समझो। एक पेशेंट था, उसको क्या हुआ, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड ने कंप्रेस कर दिया, यूरिन बाहर नहीं आ रहा। लेकिन उस पेशेंट को डेलीरियम भी है, उस पेशेंट को साथ में क्या है, डेलीरियम भी है। अब उसको प्रेस्क्राइब किया गया, उसको क्या लगाना है, फोलेज कैथेटराइजेशन करना है। फोलेज कैथेटराइजेशन मान लो उसको कर दिया गया। अब कैथेटराइजेशन करने के बाद में आपको पेशेंट की सेफ्टी पे ध्यान देना है। तो क्या सेफ्टी दिक्कत हो सकती है दोस्तों, आप खुद सोचो, ऐसे पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, पेशेंट के अंदर डेलीरियम है, कॉन्शियसनेस उसका सही से रही नहीं, ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आई, जजमेंट में प्रॉब्लम आई, तो वो क्या कर सकता है, उसको खींच सकता है। तो उस सेफ्टी से हमें क्या करना है दोस्तों, पेशेंट को बचाना है। तो वही आपको ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा नर्सिंग जो एक्शन है वो क्लाइंट की सेफ्टी के लिए क्या रहेगा। ठीक है, क्या चीज रहेगा, तो वो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें वो पूछ रहा है। तो हम पहले फोलेज कैथेटराइजेशन की बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। FOLEY आएगा इसमें, FOLEY है ना फोलेज। फोलेज कैथेटर क्या होता है दोस्तों, कि भाई कैथेटर का इंसर्शन करना, इंसर्शन ऑफ कैथेटर, इंसर्शन ऑफ कैथेटर थ्रो, इंसर्शन ऑफ कैथेटर थ्रो यूरेथ्रा इनटू ब्लैडर यूजिंग स्टेराइल टेक्निक। भाई स्टेराइल टेक्निक का यूज करके आप क्या काम कर रहे हो, पेशेंट के यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक क्या पहुंचा रहे हो, कैथेटर पहुंचा रहे हो दोस्तों। तो इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैथेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, कैथेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक वर्ड दे रखा है, यूरिनरी इनड्वेलिंग यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर। तो ये एक टाइप है, आपको मैं समझाता हूं। ये दो प्रकार का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, फोलेज कैथेटराइजेशन कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। फोलेज कैथेटराइजेशन दो प्रकार का हो सकता है। एक जो होता है दोस्तों दैट इज इंटरमिटेंट, या इसे हम स्ट्रेट भी बोलते हैं। एक जो होता है दोस्तों दैट इज इनड्वेलिंग या रिटेंशन, इनड्वेलिंग और रिटेंशन। दूसरा होता है इनड्वेलिंग और रिटेंशन। एक होता है इंटरमिटेंट और स्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है, इनड्वेलिंग और रिटेंशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है। देखो इंटरमिटेंट, ये जो स्ट्रेट है ना, वो क्या डाल रहे हैं उसको समझाता हूं और फिर आपको उसको समझाऊंगा। अगर मान लो कि आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो, कुछ समय के लिए कर रहे हो आप, कि बस आपको ब्लैडर जो है, आपका एक रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई जो ब्लैडर है उसको आपको क्या करना है, एम्प्टी करना है। ब्लैडर यूरिन रिटेंशन हो गया, आपको क्या करना है दोस्तों, ब्लैडर को एम्प्टी करना है। या फिर आपको क्या करना है कि किसी पेशेंट के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी है। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या, कि जो पेशेंट है उसने यूरिन कर लिया,
यूरिन पास करने के बाद में जो वॉल्यूम बचती है ब्लैडर के अंदर, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं। लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, हमको ये नहीं कर रहे कि भाई कंटिन्यूसली क्या होता रहे, वो यूरिन आता रहे। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो ब्लैडर है ना, ऐसा कैथेटराइजेशन यूज करेंगे जिसके अंदर क्या नहीं होगा दोस्तों, ब्लैडर को इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सीधा किया, यूरिन को बाहर निकाला और फिर उसको डायरेक्टली क्या कर दिया दोस्तों, बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार को क्या इसे किस नाम से जानेंगे हम, इंटरमिटेंट या स्ट्रेट के नाम से जानेंगे। या उसे हम कुछ समय के लिए अगर आपको रखना है, मतलब रिटेंशन करना है कि अब वो जो यूरिन है जो पास करेगा वो उस कैथेटर के थ्रू ही करेगा, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम इनड्वेलिंग या रिटेंशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के कैथेटर के अंदर क्या होगा दोस्तों, बैलून होगा। क्या होगा, ये बैलून होगा। ये बैलून क्या होगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। तो इन्फ्लेट होगा तो जब बाहर, अब क्या नहीं होगा दोस्तों, इसका बाहर निकलने के जो चांस है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ये ब्लैडर है, मान लो ये ब्लैडर है, ये यहां पर कैथेटर गया, अब ये बैलून क्या हो गया दोस्तों, इन्फ्लेट हो गया। अब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये बैलून क्या होगा, इसको बाहर नहीं निकलने देगा, तो ये कैथेटर क्या नहीं निकलेगा दोस्तों, बाहर नहीं निकलेगा। तो कुछ समय के लिए अगर हम इसको रखना है तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, ब्लैडर को हमें क्या करना सॉरी जो बैलून है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनड्वेलिंग या रिटेंशन के नाम से जानते हैं। इस कैथेटर को हम कुछ समय के लिए रख रहे हैं तो ये इनड्वेलिंग या रिटेंशन कैथेटर कहलाता है। ठीक है, एक प्रोसेस और होती है सीबीआई के नाम से जानते हैं, उसे हम कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मेनली यही आता है, ये मेनली यही यूज करते हैं, ये तो बहुत कम, ना के बराबर कोई यूज किया जाता है दोस्तों। इंटरमीडिएट स्टेट मेनली हम क्या यूज करते हैं, इनड्वेलिंग या रिटेंशन कैथेटर यूज करते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं सबके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन इसके पार्ट से रिलेटेड आता है कि भाई जो यूरिनरी जो या फोलेज जो कैथेटर है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में इसके अंदर 2 पोर्ट पाए जाते हैं मेनली। ठीक है, 3 पोर्ट वाला जो होता है वो सीबीआई के अंदर भी यूज करते हैं। कंटिन्यू ब्लैडर जो इरिगेशन करते हैं उसमें 3 पोर्ट होते हैं, इसमें 2 ल्यूमन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, सिर्फ 2 ल्यूमन होते हैं। एक जो ल्यूमन होता है दोस्तों वो क्या काम करेगा, एक ल्यूमन इसलिए आता है कि इसके द्वारा ये जो बैलून है, ये बैलून क्या होता है दोस्तों, डीफ्लेट कंडीशन के अंदर रहता है, दिखता भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल पाया जाएगा, इस प्रकार से रहेगा इसके अंदर। ठीक है, फिर बाद में जब हम क्या करते हैं इसके अंदर जैसे स्टेराइल वाटर डाल रहे हैं तो फिर बाद में क्या हो जाता है, ये इन्फ्लेट हो जाता है, इस प्रकार से फूल जाता है ये। ठीक है, तो इसके थ्रू हम फ्लूइड डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या डाल रहे हैं, स्टेराइल वाटर डाल रहे हैं जिससे ये फूल रहे हैं, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, इस वाले को किस नाम से जानेंगे, बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, बैलून इन्फ्लेशन, की बैलून को इन्फ्लेट करने वाला पोर्ट। दूसरे से क्या होगा, यूरिन बाहर आएगा। अब जो यूरिन बाहर आएगा वो यहां से बाहर आएगा, इधर से एंटर करेगा यूरिन। तो ये वाला जो पार्ट है जो जस्ट ब्लैडर के पास पाया जाता है, इसे हम ब्लैडर ओपनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बैलून के जस्ट पास में पाया जाता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैडर ओपनिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, ब्लैडर ओपनिंग के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया ब्लैडर ओपनिंग, एक पोर्ट की बात की हमने, ये क्या काम कर रहा है, बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट कर रहा है, बैलून को इन्फ्लेट कर रहा है। अब इसके थ्रू जो यूरिन बाहर आएगा बैलून ओपनिंग के थ्रू, वो बाहर इसमें से नहीं आएगा, वो बाहर कहां से आएगा दोस्तों, यहां से आएगा। तो यहां से जो बाहर आएगा इसे हम बोलेंगे यूरिन बाहर आ रहा है तो यूरिन ड्रेनेज पोर्ट। इसे हम किस नाम जानेंगे, यूरिन ड्रेनेज पोर्ट के नाम से जानेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इनका जो उसकी जो लेंथ है उसको जो डिफाइन करता है फ्रेंच के अंदर, वो कौन सा पोर्ट करता है, तो बैलून इन्फ्लेशन जो पोर्ट है ना दोस्तों उसके ऊपर कलर पाया जाता है। देखो इसके ऊपर कौन सा कलर पाया गया है, ये ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर जो है दोस्तों वो इसके नंबर को क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कितने नंबर का फोलेज कैथेटर है। अभी बताऊंगा मैं आपको, सब कलर बता दूंगा। ठीक है, तो इसके नंबर को क्या करेगा दोस्तों, ये डिसाइड करेगा। ये पूरी जो ट्यूबिंग है इसे हम ड्रेनेज ट्यूब बोलेंगे। ये पूरी जो ट्यूबिंग है इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ड्रेनेज ट्यूब के नाम से जानेंगे। तो पूरी ट्यूब क्या हो गई, ड्रेनेज ट्यूब हो गई। पूरी ट्यूब क्या होगी, ड्रेनेज ट्यूब हो गई। 2 इसके अंदर क्या हो गए दोस्तों, पोर्ट हो गए। एक जो पोर्ट है उसके ऊपर कलर कोडिंग पाई जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, ब्लैडर इन्फ्लेशन पोर्ट होगा। एक से यूरिन बाहर आएगा तो यूरिन ड्रेनेज पोर्ट हो गया ये। ठीक है, एक से जो ब्लैडर से बाहर आएगा मतलब यूरिन एंटर करेगा उसे हम ब्लैडर पोर्ट के नाम से जानेंगे। और यहां पर क्या होगा दोस्तों, बैलून होगा जो कि क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। और ये पूरी जो ट्यूबिंग है ये क्या कहलाएगी, ड्रेनेज पोर्ट कहलाएगी। तो जिस प्रकार मैंने आपको समझाया था इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां से ब्लैडर के अंदर एंटर करता है वो उसे ब्लैडर पोर्ट या ब्लैडर ओपनिंग के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, अब इसके कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब जो कलर है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बार बार कलर को भूल जाते हैं। अब मैं आपको है ना, क्योंकि अलग अलग चीजों के कलर आते हैं और वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे कभी आप कैनुला के कलर पढ़ते हो, फिर आप एनजी ट्यूबिंग के कलर पढ़ते हो, फिर फोलेज कैथेटराइजेशन कलर पढ़ते हो, तो तीनों क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको याद करने के लिए,
इनको याद करने के लिए तीनों को एक साथ लिखो और एक जगह लिखो, ताकि आपको ये क्या न हो, कंफ्यूजन नहीं हो। तो बात करते हैं इनकी। सबसे पहले हम कैनुला के कलर देखते हैं। कैनुला के, ठीक है। तो 14 से स्टार्ट करते हैं। 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 नंबर तक देखेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं एनजी ट्यूब के कलर बताता हूं। पहले एनजी ट्यूब, इसके कलर पढ़ेंगे हम 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। फिर इसके बाद में हम देखेंगे फॉलेज कैरेक्टराइजेशन के कलर। फॉलेज, तो फॉलेज के भी कलर इसी प्रकार से सेम, बस इसमें 6 नंबर नहीं रहेगा। तो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। तो तीनों के अगर आपको कलर आने लग गए ना, तो आपको ये फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहां से सुनो, ऑरेंज, इसके बाद में ये ग्रे, फिर ग्रीन, फिर पिंक, ब्लू, येलो और 26 नंबर क्या आता है आपका, वॉयलेट। तो एक साथ लिख लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। यहां पर तो बिल्कुल सिंपल है, 12, 14, 16, 18 और 20, इनको एक साथ याद करो। इधर भी 12, 14, 16, 18 और 20, इनको एक साथ क्या करो दोस्तों, आप याद करो। तो ये जल्दी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कैसे याद रखोगे, इसको लिखो व्हाइट, व्हाइट गोरी से याद रखो, GORY, व्हाइट गोरी। तो यहां पर व्हाइट 12 नंबर भी यहां क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। इसके बाद में 14 नंबर पे ये ग्रीन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया और ये क्या हो गया, येलो हो गया। सेम यहां पर भी ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया और ये येलो हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर यहां पे लाइट ग्रीन होता है, आपने ये पढ़ा हुआ होगा, ये लाइट ग्रीन। यहां पर ग्रीन या इसको डार्क ग्रीन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर ग्रीन नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में तो डार्क ग्रीन लिखा होगा, तो आपको इतना ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आपको क्या नहीं है दोस्तों, जरूरत नहीं, ठीक है। तो लाइट ग्रीन हो गया, इसके बाद में हो गया ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ये वॉयलेट और यहां पर लाइट ब्लू, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको कलर याद रख सकते हो। अब फॉलेज कैरेक्टराइजेशन की बात करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहां पर आएगा आपका ब्लैक, फिर यहां पर ग्रे आएगा, ठीक है। फिर यहां पर आपका आएगा पी, तो ये ब्लू आएगा और P फॉर यहां पर क्या आएगा, पिंक आएगा। तो इस प्रकार से आप फॉलेज के कलर क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। ये इसके कलर हो गए। तो ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, इस प्रकार देखो, इनमें तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 12 से 20 तक, इसमें भी 12 से 20 तक, बस थोड़ा थोड़ा इनके ये याद रखने पड़ेंगे, इनके याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 2 याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो। ये एक बार देख लेना 22 नंबर को। इसको पर्पल कर लो, पिंक की जगह पर्पल आएगा, सॉरी पर्पल, ये पर्पल आएगा पक्का, पिंक नहीं आएगा, यहाँ पे पर्पल आएगा, ठीक है। ये कलर है इसके, पक्का पर्पल आएगा यहाँ पे। इसको दोबारा से आप देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये पर्पल आएगा। तो मतलब पिंक तो नहीं आएगा इसमें, इसमें पिंक कलर होता ही नहीं है। तो ये पर्पल है, ये बस। अब ये सारे सही है एकदम। तो ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, वॉयलेट। इसके अंदर लाइट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, इसके बाद वॉयलेट और ये लाइट ब्लू। यहाँ पर ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ये पर्पल आएगा और फिर ब्लू आएगा, ठीक है। पिंक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पर्पल आएगा। तो ये इस प्रकार से आप सबके क्या रख सकते हो दोस्तों, कलर याद रख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है कि फॉलेज कैथेटराइजेशन के अंदर क्या पोजीशन होनी चाहिए। फॉलेज कैथेटराइजेशन अगर आप कर रहे हो, जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, पोजीशन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। वो क्या पूछ सकता है, पोजीशन के बारे में पूछ सकता है। तो पोजीशन दोनों में थोड़ी सी अंतर आएगा, फीमेल और मेल।
सुपाइन पोजीशन विद नी फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड। ठीक है, घुटने मोड़े हुए और थोड़ा क्या हुए बाहर की तरफ। एबडक्टेड मतलब अबे भाग, ए बी मतलब अबे भाग, तो बाहर की तरफ। एडक्शन मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर इंसर्ट करना है तो बाहर की तरफ होगा, तो एबडक्टेड होगा। मेल के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये सेम होगा, बस नीज फ्लेक्स्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सुपाइन पोजीशन विद स्लाइटली एबडक्टेड नीज, विद स्लाइटली एबडक्टेड नीज, इसके बाद में क्वेश्चन आता है दोस्तों क्लीन करने का, कि जो आप यूरेथ्रा है या साइट जो है उसको क्लीन कैसे करोगे, वो क्लीन कैसे करोगे आप। तो फीमेल के अंदर जो टेक्निक जो होती है ना, वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर होती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे आप, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर बोलते हैं उसको हम। हर बार अलग अलग कॉटन का यूज करोगे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एक बार आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर आए, फिर दोबारा से एंटीरियर ही जाओगे, ऐसा नहीं कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर गए, फिर नया कॉटन लोगे फिर उससे क्लीन करोगे। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या किया जाता है दोस्तों, क्लीन किया जाता है। जबकि मेल के अंदर मीटस टू शाफ्ट की तरफ जाया जाता है, मतलब यूरिनरी जो मीटस है उससे ऊपर की तरफ, तो शाफ्ट की तरफ जाया जाएगा, तो मीटस टू शाफ्ट। तो ये क्लीन टेक्निक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जो क्वेश्चन आता है वो इंसर्शन ऑफ कैथेटर से आता है। इंसर्शन ऑफ कैथेटर, कि आप जो कैथेटर को जो इंसर्शन कर रहे हो दोस्तों, वो कितना इंसर्ट कर रहे हो। तो फीमेल के अंदर है ना, यूरेथ्रा की साइज थोड़ी क्या होती है, कम होती है, तो लगभग 3 इंच क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जबकि मेल के अंदर जो इंसर्शन है, वो 7 to 10 इंच किया जाता है। मेल के अंदर इंसर्शन कितना किया जाता है, 7 से 10 इंच, और फीमेल के अंदर कितना किया जाता है दोस्तों, लगभग 3 इंच क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो इसको भी याद रखना। हमेशा फोलेज कैथेटराइजेशन करने से पहले ध्यान रखना है कि वो जो बैलून जो है उसको आप क्या करोगे, एक बार इन्फ्लेट करके देखोगे। बैलून को क्या करोगे, इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करके देखोगे। मान लो आपने फोलेज डाल दिया और वो इन्फ्लेट हुआ ही नहीं, ठीक है, बैलून इन्फ्लेट ही नहीं हुआ, तो पहले से उसको हम चेक करके देखेंगे कि भाई इन्फ्लेट हो रहा है या डिफ्लेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले इन्फ्लेट करेंगे फिर डिफ्लेट करेंगे, ठीक है। तो बैलून इन्फ्लेशन जो पोर्ट है उसी के द्वारा इन्फ्लेट किया जाता है, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, डिफ्लेट। जब फ्लूइड डाल देंगे तो इन्फ्लेट हो जाता है, फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, डिफ्लेट हो जाता है। तो इसका भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है कि कैथेटराइजेशन से पहले आपको क्या करना है, हमेशा ये चेक करना है कि बैलून जो है उसको इन्फ्लेट और जो डिफ्लेट है उसको करके देखा है आपने या नहीं देखा है, तो वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। इसके बाद में जो जेली है वो यूज करते हैं, जाइलोकिन जेली, ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्टली वो पूछेगा नहीं, ठीक है। जेली का हम यूज करते हैं, वाटर बेस्ड जेली का, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। कई बार ये पूछ सकता है दोस्तों कि इन्फ्लेट किससे करते हैं, कुछ बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं दोस्तों। इसके अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, मेनली है ना, आप ध्यान रखना कि वाटर का यूज किया जाता है, स्टेराइल वाटर का हम क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं। और अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर दूसरे नंबर पे नॉर्मल सलाइन यूज करोगे। ऐसे कहते हैं कि भाई नॉर्मल सलाइन जो है ना क्रिस्टलाइजेशन करता है, जो इन्फ्लेशन को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये इसलिए नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं करना चाहिए, मेनली किसका यूज करना चाहिए, स्टेराइल वाटर का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसलिए हम अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है एनएस, अगर ऑप्शन में और कुछ है नहीं चूज करने को तो एनएस चूज करोगे, अगर स्टेराइल वाटर दे रखा है तो इसको क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। जब भी आप फोलेज कैथेटर को रिमूव करो, फोलेज कैथेटर को जब कभी भी आप क्या करो दोस्तों, रिमूव करो, तो रिमूव करने से कुछ समय पहले क्या करना, क्या थोड़े समय के लिए हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, इंटरमिटेंट क्लैंप करते हैं। क्या करते हैं, इंटरमिटेंट क्लैंप करते हैं उसको, कुछ समय के लिए हम क्लैंप करके देखते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि क्लैंप होगा तो जो उसकी जो मसल्स जो है ना, क्योंकि जैसे फोलेज कैथेटर हम रिमूव करेंगे ना, तो जो मसल्स जो है कई समय से क्या नहीं हो रही, वो डायलेट हुई हुई है, क्योंकि यूरेथ्रा से जो फोलेज है वो अंदर गया है, तो वो क्या काम नहीं कर रही, तो फ्लैसिड हो जाती हैं। तो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं भाई, वो मसल्स थोड़ा सा काम करें, कोशिश करते हैं हम उसके लिए, तो थोड़ा सा उनके ऊपर क्या है, प्रेशर आए, तो इसलिए हम थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, तो उसको क्लैंप करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, रिमूव करते हैं। तो इसे हम इंटरमिटेंट क्लैंप के नाम से जानते हैं, इंटरमिटेंट। कुछ समय के लिए हम उसे क्या करते हैं दोस्तों, क्लैंप करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लैंप करने के बाद कुछ थोड़े से समय के लिए पेशेंट को हो सकता है कि जो यूरिन की ड्रिबलिंग होने लग जाए, वो कहेगी ड्रॉप ड्रॉप निकलता है, तो वो कहेगा कि थोड़ा आपकी मसल्स जो थी कुछ समय तक काम नहीं की सही तरह से, थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसको समझाया जाता है कि आपको कम से कम 200 ml यूरिन पास होना चाहिए 6 घंटे के अंदर मिनिमम। अगर इससे कम होता है तो आप रिपोर्ट करोगे 6 आवर के अंदर, ठीक है।
कम से कम इतना यूरिन आपके पास होना चाहिए, ये आपकी बुक में दे रखा है। वैसे हम मानते ही हैं कि भाई 1 घंटे के अंदर कम से कम 30 ml यूरिन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। वैसे तो है नहीं कि वो हर घंटे जाएगा और यूरिन करके आएगा, वो तो आप जब फॉलेज लगा हुआ होता है तो आप मेजर कर सकते हो उसको, लेकिन जब फॉलेज लगा हुआ नहीं है तो उस दौरान हम फिर उसको कह देते हैं कि लोग 6 घंटे के अंदर आपको 200 ml तो यूरिन क्या होना चाहिए दोस्तों, पास होना चाहिए। एक प्रोसीजर होता है दोस्तों CBI, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन कुछ नहीं है, बस इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि उसमें ट्राइल्यूमन पोर्ट होता है, 3 पोर्ट होते हैं, तो एक के द्वारा क्या करता है, फ्लूइड जाता है, तो ब्लैडर को क्लीन करना, इरिगेट करना क्या कहलाता है, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन कहलाता है। लेकिन उन 2 पोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता, अलग से एक पोर्ट रहता है। तो एक्चुअली में कहते हैं कुछ सर्जरी की जाती है, ठीक है, जैसे मान लो TURP सर्जरी हो गई, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्जरी के बाद में क्या हो जाते हैं, कुछ क्लोट्स बन जाते हैं ब्लैडर के अंदर, और ये इसको क्या करते हैं दोस्तों, रोकने का काम करते हैं। जो ब्लैडर के अंदर जो एंट्री है, जो यहाँ से जो यूरिन बाहर निकलेगा, जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ से, तो इसको क्या करते हैं, क्लोग करने का काम करते हैं। वो क्लोट्स यहाँ पर क्या कर देते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इसलिए सर्जरी के बाद में क्या किया जाता है दोस्तों कि जो ब्लैडर है ना, उस ब्लैडर को क्या किया जाता है, कंटिन्यू इरिगेट किया जाता है। तो क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं और कम से कम जैसे 5 लीटर नॉर्मल सलाइन, 3 लीटर नॉर्मल सलाइन, 8 लीटर 9 लीटर तक चला देते हैं एक रात के अंदर, और कंटिन्यू वो फ्लूइड क्या रहता है दोस्तों, चलता रहता है। और एक पोर्ट से क्या होता रहेगा, फ्लूइड जाएगा, और एक पोर्ट से जो जैसे हमने सिंपल पढ़ा था, जैसे हमने जो अभी फॉलेज कैरेक्टराइजेशन पढ़ा है कि उसके अंदर 2 पोर्ट होते हैं, तो जो यूरिन जो ड्रेन जो पोर्ट है उससे क्या होगा, यूरिन बाहर निकलता रहेगा। अब ऐसे पेशेंट के अंदर यूरिन आउटपुट कैसे असेस करोगे आप, तो ऐसे पेशेंट के अंदर यूरिन आउटपुट असेस करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों कि एक्चुअल यूरिन आउटपुट क्या होगा, टोटल यूरिन जो आउटपुट है उसमें से जितना आपने नॉर्मल सलाइन से जो ब्लैडर को इरिगेट किया था उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो उसे बोलते हैं इरिगेंट, जिसे हम क्लीन करते हैं। आइसोटोनिक लिखा हुआ रहता है बुक के अंदर, वैसे क्या लिखा हुआ रहता है कि आइसोटोनिक फ्लूइड लेते हैं, उससे हम ब्लैडर को क्या करते हैं दोस्तों, ब्लैडर के अंदर डालते हैं, फिर फोलेज लगा देते हैं। इस फोलेज के अंदर कितने पोर्ट होते हैं, 3 होते हैं। इसके अंदर कितने पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट होते हैं। एक जो पोर्ट होता है उससे ये इरिगेशन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक पोर्ट से क्या होगा, जो आपने जो NS लगा रखा है या जो भी आइसोटोनिक फ्लूइड दे रखा है वो जाएगा। एक से क्या होगा दोस्तों, एक से जो यूरिन है वो बाहर आएगा, यूरिन ड्रेनेज पोर्ट। और तीसरा जो है दोस्तों वो क्या काम करेगा, बैलून को इन्फ्लेशन करने का काम करेगा, बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट होगा। जैसे ट्राइल्यूमन पोर्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन के लिए ट्राइल्यूमन पोर्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन के नाम जानते हैं, क्योंकि कोई क्लोट क्लोट नहीं बने। तो जैसे सर्जरी हो जाती है तो उसको उसके लगभग कम से कम हम 12 घंटे तक उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू चलाते रहते हैं, ठीक है। मैंने जब जोधपुर एम्स में जब मैंने काम किया था तो यूरोलॉजी वार्ड में था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया भी जाता था, ठीक है। CBI जो प्रोसेस है वो किया जाता था, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन का प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भाई पेशेंट की जो सेफ्टी है ना उसको कैसे, अब एक बात बताओ दोस्तों, भाई सेफ्टी मतलब उसको बाहर नहीं निकाले, तो सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, उन सभी रिस्क फैक्टर को आप, भाई पेशेंट जो है, अभी हमने उसमें ये बताया नहीं गया है कि भाई उसके अंदर कैसा बिहेवियर है क्या नहीं है, सीधा बस ये बता दिया भाई उसको डेलीरियम है, सिम्टम्स नहीं बताए गए। तो नर्स का पहला काम क्या है, असेसमेंट का है। पहला काम नर्स का क्या है दोस्तों, असेसमेंट का है। तो नर्स सबसे पहला काम ये करेगी, भाई पेशेंट का पैटर्न देखेगी, पेशेंट को क्या करेगी दोस्तों, असेस करेगी कि भाई पेशेंट के अंदर अनसेफ बिहेवियर प्रेजेंट है या नहीं है, वो खींच सकता है या नहीं खींच सकता। इसलिए पहला काम नर्स क्या करती है, डिटरमाइन इफ एनी अनसेफ बिहेवियर पैटर्न एग्जिट्स। जब तक आपको यही नहीं पता कि भाई उसके अंदर हो सकता है कि पेशेंट जो है दोस्तों ऐसा काम नहीं करे, आपने उसको असेस करके देखा ऐसे सीवियर सिम्टम्स है ही नहीं उसके अंदर कि वो कोई अनसेफ बिहेवियर करे और कॉलेज को खींचे, तो आप पेशेंट को सबसे पहले असेसमेंट करोगे। पहला काम क्या करोगे आप, असेसमेंट करोगे। तो असेसमेंट करके ये पता लगाओगे कि भाई उसके अंदर अनसेफ बिहेवियर है या नहीं है, क्या वो कॉलेज को खींच सकता है या नहीं खींच सकता, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। पहला क्या रखा है, सिक्योर एन ऑर्डर फॉर रिस्ट रिस्ट्रेंट, कि उसको हाथों को बांध दोगे। भाई मान लो कि पेशेंट के अंदर ये सबसे लास्ट काम किया जाता है, जो रिस्ट्रेंट का यूज है ना दोस्तों, ये तो जानवरों के लिए किया जाता है ना, तो ये सबसे लास्ट होता है। जब आप सब चीज कर लो, कुछ नहीं हो पा रहा, आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे लास्ट में क्या करोगे आप, रिस्ट्रेंट का यूज करोगे। तो अब इस पेशेंट के अंदर हम पहले असेसमेंट करेंगे, हमने देखा, फिर हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लास्ट के अंदर रिस्ट्रेंट करेंगे। तो सबसे लास्ट में क्या जाएगा ये, नहीं कि सबसे पहले, बिल्कुल गलत है। ओरिएंट द क्लाइंट टू टाइम प्लेस और पर्सन, हाँ ओरिएंट भी करेंगे, लेकिन पूरी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। क्यों, आप सिर्फ ये कह दो भाई ओरिएंट करके आपको ये पता लग गया कि पेशेंट के अंदर अनसेफ बिहेवियर पैटर्न प्रेजेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई मान लो आपको चाकू मारने आ रहा है, आपसे पूछोगे, वो आपको बता भी देगा, आपका नाम प्लेस पर्सन आपको बता देगा, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि वो आपको चाकू नहीं मारेगा।
तो ऐसे उसके अंदर खुद है, हो सकता है कि वो तीनों चीजें आपको बता दे, टाइम, प्लेस, पर्सन सब बता दे, उसके बाद में फुल को खींच ले। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं होता कि भाई पेशेंट ओरिएंटेड है तो उसके अंदर अनसेफ बिहेवियर नहीं होगा, उसके अंदर भी क्या हो सकता है, अनसेफ बिहेवियर हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्वॉल्व फैमिली मेंबर इन द क्लाइंट केयर, ये बात सही है कि भाई आपको फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, कर सकते हो आप, लेकिन पेशेंट की जो सेफ्टी है उसकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आपके ऊपर आएगी, नहीं कि फैमिली मेंबर। अगर उसने बाहर निकाल लिया और कोई भी इंजरी हुई, यूरेथ्रल इंजरी हुई, ब्लैडर इंजरी हुई, तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट द पेशेंट अटेंडर। पेशेंट के जो अटेंडर हैं, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसके लिए। आपके पास वो एडमिट है, वो घर पे नहीं है अभी पेशेंट, तो आपके पास अगर पेशेंट एडमिट है दोस्तों, तो उसकी सेफ्टी की फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आप लोगे, न कि फैमिली मेंबर लेगा। तो आप इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जो सेफ्टी है दोस्तों, ये आपका कंसर्न है, लेकिन फैमिली मेंबर का। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए पहला काम क्या होगा दोस्तों, कि हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कोई अनसेफ बिहेवियर तो प्रेजेंट नहीं है। तो लिखो डेलीरियम के पेशेंट में अगर, सिंपल में लिखा दूंगा मैं, डेलीरियम के पेशेंट में अगर फोलेज कैथेटराइजेशन लगा हुआ है, फोलेज कैथेटराइजेशन हुआ है, तो नर्स का पहला काम उसके अनसेफ बिहेवियर को असेस करना है, उसके अनसेफ बिहेवियर को असेस करना है, उसके अनसेफ बिहेवियर को क्या करना है, असेस करना है। ये नर्स का क्या होगा दोस्तों, पहला काम होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, सीए प्रोस्टेट हो रखा है। विच सीरम लेवल शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू हैव मॉनिटर्ड टू फॉलो द कोर्स ऑफ द डिजीज। मेरे हिसाब से शायद ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हर बच्चे को आता होगा। ये भाई सीए प्रोस्टेट की क्लाइंट में क्या चेक करोगे दोस्तों, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन चेक करोगे, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन चेक करोगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करोगे, सीरम क्रिएटिनिन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल दोस्तों, हर बच्चे को आता होगा कि उसके अंदर क्या करते हैं, एक एंटीजन प्रेजेंट हो जाता है, जो जिसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या पीएसए के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या फिर हम किस नाम जानते हैं, हम पीएसए के नाम से जानते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर पीएसए क्या होता है दोस्तों, ये प्रेजेंट होता है, और मेनली इसका जो लेवल है वो मोर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल होता है। मोर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल अगर इसका लेवल होता है, तो ऐसे पेशेंट क्या होते हैं दोस्तों, रिस्क पे होते हैं। क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं। किसके रिस्क पे होते हैं दोस्तों, सीए प्रोस्टेट के रिस्क पे होते हैं। तो बात करते हैं कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट की थोड़ी बहुत। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्लो मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाती है, स्लो मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट एंड नियर बाई टिश्यूज में भी चला जाता है ये। ठीक है, एंड दैट स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यूज, दैट स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यूज and metastasize to pelvis and spine। पहली बात तो दोस्तों ये एकदम से डेवलप नहीं होता है, तो कैसा होता है, ये स्लो होता है, ये ध्यान रखना। मैलिग्नेंट है ये, क्योंकि बिनाइन तो बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो डिसऑर्डर होता है, ये क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है, कार्सिनोमा होता है ये। ठीक है, किसका, प्रोस्टेट का। और मेनली इसका मेटास्टेसिस कहाँ होता है दोस्तों, पेल्विस और स्पाइन में। बगल के उसमें तो फैलता ही है, लेकिन दूर मेनली कहाँ पर जाता है दोस्तों, पेल्विस और जो स्पाइन है वहां तक क्या होता है इसका मेटास्टेसिस होता है। तो ध्यान रखना, स्लो है, मैलिग्नेंट ग्रोथ है। ठीक है, ध्यान रखना कैसी ग्रोथ है, स्लो है ये रैपिडली नहीं होती, फास्ट नहीं होती है। इसके अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, तो इसके जो रिस्क फैक्टर जो होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर मेनली सबसे पहला जो आता है वो एज। एल्डरली लोगों के अंदर एज मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। जितनी ज्यादा एज होगी उतने ही ज्यादा सीए प्रोस्टेट के होते हैं दोस्तों चांसेस होते हैं। कहते हैं कि 80 साल से ज्यादा के जितने भी लोग हैं ना, उनके अंदर 70% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीए प्रोस्टेट होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। तो एज जो है वो इसका रीजन है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक रिस्क फैक्टर है, फैमिली जो हिस्ट्री है वो भी इसका रिस्क फैक्टर है।
और एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है दोस्तों उसका जो लेवल है वो अगर मोर देन 2 नैनोग्राम है, मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml मोर 60 ईयर्स एज से ज़्यादा वाले लोगों के अंदर, 60 साल से ज़्यादा वाले लोग के अंदर अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का जो लेवल है वो 2 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो गया तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, रिस्क होता है। क्या होता है, रिस्क होता है किसका, सी प्रोस्टेट का। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो बहुत सिंपल से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इतना आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली चीज इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन, बार बार यूरिन का पास करना। अर्जेंसी ऑफ द यूरिन होगा, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ द यूरिन, मतलब उसको ऐसा लगेगा बस अब यूरिन पास करना क्या है दोस्तों, जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ स्ट्रीम, मतलब उसको पैसा वो स्टार्ट करने के अंदर यूरिनेशन जब वो करेगा तो उसको स्टार्ट करने में उसको क्या होती है, प्रेशर नहीं आता। तो जो प्रेशर, जो स्टीम का जो प्रेशर है इनिशिएशन करने में दोस्तों, वो उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा उसको लोअर एब्डोमेन पेन या ग्रोइन पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन पेन एंड ग्रोइन पेन भी हो सकता है उसको, और ग्रोइन पेन भी हो सकता है। आपको जानकर अचंभा होगा कि सारे के सारे सिम्टम भी आप किसके अंदर भी पढ़ते हो दोस्तों, बीपीएस के अंदर भी पढ़ते हो। बिनाइन प्रोस्टेट जो हाइपरप्लेजिया है दोस्तों, उस डिसऑर्डर के अंदर भी हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे हमको क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वहां भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का मतलब बार बार यूरिन जाना, थोड़ा थोड़ा यूरिन जाएगा, कई बार उसका अर्जेंसी मतलब उसको लगेगा बस यूरिन पास कर ही दूंगा मैं, उसको कंट्रोल नहीं हो पाता। डिफिकल्टी होगा जब यूरिन करने जाएगा तो स्टार्ट करने में भी दिक्कत होगी। उसके अलावा उसको पेन भी हो सकता है, ग्रोइन पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल जो पेन है दोस्तों वो भी देखने को उसको मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, सॉरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो एक इसके अंदर किया जाता है दोस्तों, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इसे हम DRE के नाम से जानते हैं, या एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन बोल सकते हो, डिजिटल रेक्टल इवैल्यूएशन या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये टेस्ट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो रेक्टम के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट करके हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं प्रोस्टेट को। तो जो प्रोस्टेट है दोस्तों वो इसके अंदर क्या दिखाई देती है, हार्ड एंड इनलार्ज्ड। प्रोस्टेट जो है वो कैसे दिखाई देती है दोस्तों, हार्ड एंड एनलार्ज्ड दिखाई देती है। ठीक है। एक इसके अंदर किया जाता है ट्रांसयूरेथ्रल TRUS बोलते हैं इसको, TRUS अल्ट्रासाउंड। ठीक है। TR मतलब यहां पर क्या, ट्रांसयूरेथ्रल, और UG का मतलब अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, साउंड गाइडेड बायोप्सी, मतलब बायोप्सी लेते हैं वहां की टिश्यूज की यूरेथ्रा के थ्रू, अल्ट्रासाउंड करते हुए वहां जो प्रोस्टेट ग्लैंड है दोस्तों उसकी क्या लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, TRUS के नाम से जानते हैं, TRUS ट्रांसयूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। ठीक है। इसे हम TRUS के नाम से हम इसे जानते हैं। TR का मतलब हो गया यहाँ पर, TR मतलब शुरू का ट्रांसयूरेथ्रल, और U मतलब अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, US मतलब अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट जो स्पेसिफिक एंटीजन है वो चेक करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है दोस्तों वो टेस्ट भी किया जाता है। इसके बाद में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या चीज़ नहीं किया जाता है, बस वो देखना है आपको। ऐसी लगभग हर चीज़ इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, हर चीज़ यूज करते हैं इसके अंदर हम। ठीक है। देखो कीमोथेरेपी, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कीमोथेरेपी जो है वो भी यूज करते हैं। जैसे पैक्लीटैक्सेल यूज कर रहे हैं, पैक्लीटैक्सेल जो ड्रग है, डॉक्सोरूबिसिन यूज करते हैं, डॉक्सो जो रूबिसिन है वो यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी, रेडियो जो थेरेपी है दोस्तों वो भी यूज करते हैं, दोनों प्रकार की यूज करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों रेडियोथेरेपी के अंदर क्या की जाती है, यूज की जाती है। एक्सटर्नल और जो इंटरनल जो रेडियोथेरेपी दोस्तों दोनों यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्जरी, तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड
प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा कुछ पार्ट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड है दोस्तों उनको रिमूव किया जाता है। साथ के अंदर ब्लैडर ऑफ नेक जो है, नेक ऑफ जो ब्लैडर है उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा लिम्फ नोड, कुछ वहाँ से लिम्फ नोड रिमूव किए जाते हैं। और नर्व भी अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ के आसपास के सराउंडिंग जो नर्व है उनकी भी अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, एक सर्जरी और की जाती है, इसमें आपको जानकर अचंभा होगा, ऑर्चिडेक्टोमी। अब आपको सर ऑर्चिडेक्टोमी करने का क्या पर्पज है यहाँ पे? एक्चुअली में दोस्तों हमें यहाँ पर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो कहते हैं कि इसकी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ को बढ़ाने में टेस्टोस्टेरोन का क्या रहता है दोस्तों, योगदान रहता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, जो टेस्टिस उनका क्या करते हैं दोस्तों, रिमूव करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्चिडेक्टोमी के नाम से जानते हैं। इसलिए ये सर्जरी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा दोस्तों क्रायोथेरेपी यूज की जाती है। क्रायोथेरेपी मतलब कि जो आइस जो है, बर्फ जो है दोस्तों, इतने कम टेम्परेचर पे जितनी बर्फ रहती है उससे भी माइनस टेम्परेचर पे जाके जो टिश्यूज है दोस्तों उनको क्या किया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मैलिग्नेंट जो टिश्यूज उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसे हम क्रायो सर्जरी या क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। इसे हम क्रायो सर्जरी भी कहते हैं, क्रायो सर्जरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी के अंदर जैसे हम यूज करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, एगोनिस्ट ड्रग। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, एगोनिस्ट जो ड्रग हैं दोस्तों वो क्या काम करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने का काम करती हैं। जो स्टेरोन है इसके लेवल को क्या करते हैं दोस्तों, ये कम कर देती हैं। अब टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होता है तो मैंने कहा था कि ग्रोथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है ल्यूप्रोलाइड। एक ड्रग यूज करते हैं दैट इज ल्यूप्रोलाइड। ल्यूप्रोलाइड जो ड्रग है वो LH-RH क्या है, एगोनिस्ट है, जो कि टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन को कम करती है, जिससे ग्रोथ क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें हार्मोन थेरेपी यूज करते हैं। सेम ही काम यहाँ पर एस्ट्रोजन भी करता है, एस्ट्रोजन। लेकिन एस्ट्रोजन के क्या है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको हम यूज कम करते हैं। ठीक है, रेयरली यूज्ड। इसलिए थोड़ा सा इसका यूज क्या किया जाता है दोस्तों, कम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एल्फा एक ड्रग यूज की जाती है इसके अंदर, अल्फा-1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका एग्जांपल है टैमसुलोसिन। तो ये ड्रग क्या काम करती है दोस्तों, टैमसुलोसिन जो ड्रग होती है ना वो ये काम करती है कि जो कंप्रेस जो करते हैं ना प्रोस्टेट ग्लैंड, तो जो स्मूथ जो मसल्स होती हैं उनको क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। तो ये रिलैक्स करती है स्मूथ मसल्स को, स्मूथ जो मसल्स हैं उनको क्या कर देती है, रिलैक्स करने का क्या करती है, काम करती है। तो इसका भी क्या किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डिजीज थी। कुछ ज़्यादा इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा होगा। एक तो आप प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है दोस्तों इसको याद रखना, और थोड़े से जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना वो देख लेना बस। तो बस इस क्वेश्चन में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। लिख लो, देखो अब देखो ये है ना, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ये तीनों बढ़े हुए मिल सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ सीए प्रोस्टेट के अंदर ही बढ़े हुए मिले। सीरम क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है, ये और किसी डिसऑर्डर के अंदर भी क्या हो सकते हैं, बढ़े हुए मिल सकते हैं। लेकिन प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है ये मेनली किससे रिलेटेड होता है, सीए प्रोस्टेट से क्या होता है दोस्तों, रिलेटेड होता है। तो लिख लो, सीए प्रोस्टेट के रिस्क वाले क्लाइंट में, सीए प्रोस्टेट के रिस्क वाले क्लाइंट में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को असेस करना चाहिए, एंटीजन लेवल को मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है, बस सेम उसी से रिलेटेड है लगभग, इसमें कुछ हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बिनाइन प्रोस्टेट जो हाइपरप्लेजिया है, बस वहां पर क्या हुआ दोस्तों कि वो कैंसरस कंडीशन हो गई, मैलिग्नेंट ग्रोथ हो गई। यहाँ पर बस कैंसरस ग्रोथ नहीं है ये, ठीक है, ये बिनाइन ग्रोथ है, ये मेटास्टेसिस नहीं होगा, ठीक है, कैंसरस ग्रोथ नहीं होगी, मैलिग्नेंट नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहलाती है। तो ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू कंसीडर व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। भाई ऐसे क्लाइंट के अंदर आप क्या करो दोस्तों, असेस करो। तो आप क्या चीज असेस करोगे, तो उसके बारे में ये बता रखा है। तो बात करते हैं बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की। सेम वहां पर क्या था दोस्तों, स्लो था, ये भी स्लो है, बस वो क्या था, मैलिग्नेंट ग्रोथ, ये स्लो बिनाइन, ओवर ग्रोथ और हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड that lead to हाइड्रोनेफ्रोसिस। वहां पर मेटास्टेसिस होता था, यहां पर क्या हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है इसको समझो। जैसे मान लो ये ब्लैडर है, यहां से यूरिथ्रा है, यहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस यूरिथ्रा को क्या करेगी दोस्तों, कंप्रेस करेगी, ठीक है। वहां पर भी हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ऐसा नहीं है वहां पर नहीं हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि जो सीए प्रोस्टेट है उसमें भी हो सकता है। यहां पर इसको क्या करेगी दोस्तों, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ होगी तो क्या करेगी दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड कंप्रेस करेगी, एक रिंग की तरह पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये यूरेथ्रा है तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसको क्या करेगी दोस्तों, कंप्रेस करने का काम करेगी। तो इस प्रकार से इसको क्या करेगी दोस्तों, कंप्रेस करेगी तो जो यूरिन है वो आगे नहीं जाएगा, तो वापस से क्या होगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से ये किडनी की तरफ जाएगा, तो बैक फ्लो हो रहा है यूरिन का। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। किडनी की तरफ अगर वापस से बैक फ्लो होने लग जाए यूरिन का दोस्तों, इसे हम किस नाम जानते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बीपीएच के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, क्लाइंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, ठीक है। इसके भी रिस्क फैक्टर एज है, क्योंकि स्लो ग्रोथ हो रही है, तो जिस भी चीज की स्लो ग्रोथ होगी तो मतलब कि भाई एज धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर मान लो एकदम से होता तो बच्चों में भी हो जाता, लेकिन जल्दी से बच्चों में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लो ग्रोथ हो रही तो धीरे धीरे जैसे एल्डरली जो लोग होंगे दोस्तों, उनके अंदर ज्यादा पाई जाएगी, फैमिली हिस्ट्री वाले के अंदर भी ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है उससे इसका लेना देना नहीं है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर भी लगभग सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों। क्या होगा भाई, यूरिन की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिन होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, यूरिन को इनिशिएशन करने में क्या होगा दोस्तों, डिफिकल्टी होगी, पेन होगा इसलिए डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ यूरिन स्ट्रीम, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट को हीमेचूरिया भी हो सकता है, कि मतलब ब्लड के अंदर यूरिन आना, ठीक है। हीमेटोस्पर्मिया क्या होता है बताओ, व्हाट इज हीमेटोस्पर्मिया? हीमेटोस्पर्मिया, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करेंगे, वही सेम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम इसके अंदर करते हैं, या फिर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्चुअली में ऐसे पेशेंट के अंदर बायोप्सी भी हम ले लेते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं लेते कि भाई हमें पहले थोड़ी पता है कि बिनाइन है या नहीं है। तो पेशेंट जब आता है तो दोनों चीजों का रिस्क रहता है, उसको सीए प्रोस्टेट भी हो सकता है, उसको बीपीएच भी हो सकता है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम उसको एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उसके साथ बायोप्सी भी ले लेते हैं, ताकि ये पता लगे कहीं इस पेशेंट को हम सोच बीपीएच रहे हैं या उसको हो क्या रहा हो दोस्तों, सीए प्रोस्टेट, क्योंकि सिम्टम भी लगभग क्या आ रहे हैं, सेम से ही आ रहे हैं उसके, तो सिम्टम में भी कोई अंदर नहीं आ रहा, तो इसलिए उसको चेक करने के लिए हम बायोप्सी भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों मैनेजमेंट, एक जो ड्रग है इसके अंदर यूज की जाती है दैट इज 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर,
5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो इसके अंदर एक ड्रग यूज की जाती है ड्यूटास्टेराइड। एक्चुअली में टैमसुलोसिन जो है और ड्यूटास्टेराइड है ना दोस्तों, ये दोनों एक साथ ही यूज आती हैं। यूरोमैक्स के नाम से टैबलेट आती है, इसके अंदर दोनों साल्ट होते हैं, ठीक है। टैमसुलोसिन भी होता है और उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ड्यूटास्टेराइड भी होता है, ठीक है। ये ड्यूटास्टेराइड क्या काम करता है दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन है इसके फॉर्मेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो ब्लॉकर है वो इसमें भी यूज करते हैं हम। 1 अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। टैमसुलोसिन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ये ड्रग भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अंदर एक प्रोसीजर और किया जाता है दोस्तों, इस प्रोसीजर का नाम है TURP। इस प्रोसीजर का क्या नाम है दोस्तों, TURP। तो ट्रांस यूरेथ्रल अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, जो ज्यादा जो उसकी ग्रोथ जो हो रही है दोस्तों उसको क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं। किसके द्वारा, यूरेथ्रा के थ्रू करते हैं इसको। तो इसे किस नाम जानते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। इसे हम TURP के नाम से जानते हैं। अगर पूरा फॉर्म नहीं आए तो इतना लिखा हुआ आएगा, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ऐसे भी लिखा हुआ सकता है। अगर पूरी नहीं आएगी तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। तो वो भी ध्यान रखना, आप दोनों में से जो मिले उसके अनुसार आप आंसर करके आओगे, ठीक है। इस प्रोसीजर के बाद में किया जाता है CBI, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन। क्यों, क्योंकि ये जब कर देते हैं ना उसके बाद में क्लोट बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ब्लैडर है उसको क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, इरिगेट करते रहते हैं। ताकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस प्रोसेस किया है तो इस जगह पे क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो कंटिन्यू क्या होगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। क्यों, कि कंटिन्यू अगर यहाँ से हमने आइसोटोनिक फ्लूइड चलाया, नॉर्मल सलाइन चलाया, तो कंटिन्यू इसको क्या करता रहेगा, क्लीन करता रहेगा। क्या करता रहेगा, क्लीन करता रहेगा। इसलिए इसको हम इसके प्रोसीजर के बाद क्या करते हैं, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। चलो अब वापस से आते हैं एक बार हम इस क्वेश्चन के ऊपर। ये नहीं है, इससे पहले वाला है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइपरप्लेजिया के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होता है। इट इज ए कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी, बिल्कुल गलत है। कॉन्जेनाइटली ये डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है। ए मैलिग्नेंसी यूजुअली रिजल्ट, ऐसा जरूरी नहीं होता दोस्तों कि बीपीएच के पेशेंट के अंदर सीए प्रोस्टेट होगा। मैंने ये नहीं बताया था, मैंने ये बताया था कि पेशेंट जब आएगा तो आपको रिस्क दोनों का रहेगा कि भाई इसको सीए प्रोस्टेट है या इसको बीपीएच है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीपीएच है तो वो आगे जाके सीए प्रोस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ए मैलिग्नेंसी बहुत रेयरली होती है, नहीं होती है इसके अंदर। इट प्रीडिस्पोज टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, बिल्कुल सही है। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर भी ये साफ साफ लिखाया हुआ है कि जो ऐसे जो क्लाइंट होते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है उसका ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण वापस यूरिन का बैक फ्लो होने लग जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। ए इंक्रीज इन द एसिड फोस्फेटेज लेवल अकर, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं एसिड फोस्फेटेज का लेवल इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इस चीज को डिफाइन नहीं करेगा कि भाई इसके कारण क्या हो रहा है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया उसका प्रेजेंट है। और ज्यादातर जो एसिड फोस्फेटेज का जो लेवल है वो ज्यादातर इंक्रीज जो देखने को मिलता है वो बोन डिसऑर्डर जो होते हैं ना उनके अंदर देखने को मिलता है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, बोन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर मेनली ये देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। तो लिख लो, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के क्लाइंट में, हाइपरप्लेजिया ब्रैकेट में लिख लो, बीपीएच के क्लाइंट में हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के चांसेज होते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों हमारे सामने कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए मेल क्लाइंट, एक नर्स है मेल क्लाइंट की केयर कर रही है, हु इज शेड्यूल्ड फॉर ए डायलेशन ऑफ द यूरेथ्रा।
उसका जो यूरेथ्रा है दोस्तों, उस यूरेथ्रा को क्या कर रहे हैं हम, डायलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर किसी प्रकार का मान लो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, स्ट्रीचर हो गया है, तो उसको हम डायलेट कर रहे हैं। विच स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल यूरेथ्रा शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्रोग्राम व्हेन एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर। जो यूरेथ्रा है ना, उसके चारों तरफ कौन सी स्ट्रक्चर क्या होती है, सराउंड होती है। ये देखो आपको मैं बताता हूं, यहां से देखो दोस्तों, ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, मिलकर यहां पर क्या बनाती हैं दोस्तों, आपका एपिडिडाइमिस बनाती हैं। एपिडिडाइमिस आगे जाके क्या बनाता है, वास डिफरेंस बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आपने देख रहे होंगे। इसके बाद में क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो वास डिफरेंस है ये इस प्रकार से आगे जा रही है। ये यहां पर क्या है, ये ब्लैडर है। ये ब्लैडर के यहां पर क्या है दोस्तों, ये यूरेथ्रा है, और ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लैंड जो दिख रही है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये पूरी ग्लैंड क्या है, इसको चारों तरफ पाई जा रही है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। मैंने बताया था ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जाने वाली ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड और पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेमिनल वेसाइकल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सेमिनल वेसाइकल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये सेमिनल वेसाइकल है, ठीक है। और यहाँ पर ये वास डिफरेंस है। एक छोटी सी ग्लैंड और पाई जाती है जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसे हम बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। ये जिसके अंदर डालते हैं इसे हम किस नाम जानते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। ये सारे सीक्रेशन किसके अंदर आएंगे, इजाकुलेटरी डक्ट के अंदर आएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सीक्रेशन यहाँ छोड़ती है, और ये सेमिनल वेसाइकल है ये भी इसमें छोड़ती है, और काउपर ग्लैंड के सीक्रेशन भी इसी के अंदर आएंगे। फिर इसके थ्रू ये यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्तों, बाहर आ जाएगी। देखो हमने कैसे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। फिर हमने क्या पढ़ा था, एपिडिडाइमिस, इसके बाद में ये एपिडिडाइमिस। फिर क्या होगा, वास डिफरेंस। फिर क्या होगा दोस्तों, वास डिफरेंस होगा, तो SEV। फिर इसके बाद में E। फिर E का मतलब ये सारे सीक्रेशन किस में है, इजाकुलेटरी डक्ट के अंदर आए। किसमें है दोस्तों, इजाकुलेटरी डक्ट के अंदर आए। ये इजाकुलेटरी डक्ट आ गए, जिसमें प्रोस्टेट के सीक्रेशन भी आ गए, सेमिनल जो वेसाइकल है उसके भी आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इजाकुलेटरी डक्ट से आगे यूरेथ्रा, और इससे बाहर ये आ गए। तो इसको आपको याद रखना है कि भाई यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जाने वाली जो ग्लैंड है, जो चारों तरफ पाई जाती है, देखो काउपर्स ग्लैंड एक तरफ पाई जा रही है, सेमिनल वेसाइकल भी एक तरफ पाई जा रही है, ज्यादातर ब्लैडर के पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती है, लेकिन जो सराउंड करती है ना वो सिर्फ एक ग्लैंड है। कौन सी, वो कौन सी है दोस्तों, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि यूरेथ्रा को मैंने आपको कहा था, जैसे एक रिंग जो है वो फिंगर में पाई जाती है, उस प्रकार से उसको क्या करती है दोस्तों, चारों तरफ उसके पाई जाती है। इसी कारण से BPH होता है तो यूरिनरी टेंशन हो जाता है, क्यों, उसको क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है। बस इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि विच स्ट्रक्चर सराउंड द मेल यूरेथ्रा, कि मेल यूरेथ्रा को कौन सी स्ट्रक्चर सराउंड करती है। एपिडिडाइमिस का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कहाँ यूरेथ्रा है कहाँ एपिडिडाइमिस है, ठीक है। यहाँ एपिडिडाइमिस है, यूरेथ्रा है, तो कोई दूर दूर तक लेना देना इसका नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सेमिनल वेसाइकल पोस्टीरियर तरफ पाई जा रही है, ये भी नहीं है। बल्बो यूरेथ्रल एक साइड पाई जाती है, लेकिन उसको वो नहीं करती। तो कौन सी ग्लैंड होती है दोस्तों जो कि यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जाती है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो लिखो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल यूरेथ्रा को, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल यूरेथ्रा को चारों तरफ सराउंड करती है, सराउंड करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज काउंसलिंग ए वुमन हु हैड रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक जो फीमेल है ना दोस्तों, उसको काउंसिल करनी है नर्स कि उसको क्या हो रहा है, बार बार UTI हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट रिएक्शन हो रहा है, सॉरी इन्फेक्शन हो रहा है। What factors should the nurse explain is the reason why women are at greater risk than men for contact a urinary tract infection? दो रीजन होते हैं दोस्तों। एक तो जो यूरेथ्रा है उसकी जो साइज है वो कम होती है, इसलिए जब हम फोलेज इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ 3 इंच इंसर्ट करते हैं, जबकि मेल के अंदर 7 से 10 इंच करते हैं, इंसर्ट करते हैं। दूसरा दोस्तों, जो यूरेथ्रा जो है ना वो जस्ट एनएस के क्या पाया जाता है, पास में पाया जाता है। एनएस के जस्ट क्या पाया जाता है दोस्तों, पास में पाया जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस वैसे भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये दो रीजन होते हैं जिसके कारण फीमेल के अंदर क्या होता है, यूटीआई के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ढूंढते हैं, पहला देखा अल्टर्ड यूरिनरी पीएच। यूरिनरी अगर हम पीएच की बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस, कोई अंतर नहीं पाया जाता। यूरिनरी पीएच क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब वेजाइनल पीएच से इसको कंपेयर मत करना, यूरिनरी पीएच मेल और फीमेल के अंदर क्या होती है, सेम होती है। आई एम सॉरी। इसके बाद हार्मोनल सीक्रेशन, हार्मोनल सीक्रेशन का और यूटीआई का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेजाइनाइटिस हो सकता है, वो अलग तरीका है, लेकिन यूटीआई का होना क्या है, अलग है। वेजाइनाइटिस है, उसमें हार्मोनल का सीक्रेशन में क्या करता है दोस्तों, फर्क पड़ता है। जेनाइटल ट्रैक्ट के जो हैं उनमें क्या पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, लेकिन यूरिनरी सिस्टम में इतना फर्क
नहीं पड़ता। हम नहीं पढ़ते हैं भाई एस्ट्रोजन कम हो जाता है, वेजाइटिस के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, वो वहाँ पर फर्क पड़ता है, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जस्टा पोजिशन ऑफ द ब्लैडर, कि ब्लैडर की जो पोजीशन है दोस्तों वो नियर बाई पाई जाती है, उसके कारण होता है। तो पोजीशन जो है ब्लैडर की वो मेल और फीमेल में सेम ही होती है, ब्लैडर की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन किसकी फर्क पड़ता है, यूरेथ्रा का प्रेजेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली यूरेथ्रा खुलता है उनका, और मेल के अंदर जो क्या है पेनाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, तो एनएस से उसकी दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी गलत हुआ। तो प्रोक्सिमिटी ऑफ द यूरेथ्रा टू द एनएस, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कि यूरेथ्रा से जो उसकी जो पास पाया जाता है किसके दोस्तों, ये एनएस के, ठीक है। जस्टापोजिशन मतलब होता है नियर बाई टू द ब्लैडर, तो वो ब्लैडर दोनों में बराबर ही होता है, मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं होता। तो लिखो फीमेल्स में यूटीआई के रिस्क अधिक होने का कारण, यूटीआई के रिस्क अधिक होने का कारण, यूटीआई का देखो यूटीआई का रिस्क अधिक होने का कारण, अधिक होने का कारण, फीमेल में यूटीआई का रिस्क अधिक होने का कारण यूरेथ्रा की एनस से, यूरेथ्रा की एनस से कम दूरी होना है, कम दूरी होना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आप तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रूटीन यूरिन एनालिसिस ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट, एक क्लाइंट दोस्तों उसका हम क्या कर रहे हैं, रूटीन यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं हम उसका, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स डू इफ द स्पेसिमेन कैन नॉट बी सेंट इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी, क्या आपने मान लो सैंपल लिया और आपको इमीडिएटली आपने उसको नहीं भेजा, तो नर्स को क्या करना चाहिए, तो कुछ समय के लिए अगर आपको उसको प्रिजर्व करना है, आपको उसको नहीं भेज पा रहे दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो स्पेसिमेन है उसको क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेट कर सकते हो दोस्तों। रेफ्रिजरेट करके कुछ घंटे के लिए स्पेसिमेन के अंदर क्या होगा, कम टेम्परेचर रहेगा, तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ जो होती है ना दोस्तों, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है या कम होती है, नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसको बाहर रख दिया, जैसे कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई कोई एक्शन मत लो, कोई एक्शन नहीं लोगे दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, बैक्टीरिया बढ़ेंगे, ग्लूकोज बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, तो सब चीजें क्या हो गई है, अल्टर हो गई है, ठीक है। तो इनका लेवल, जब प्रोटीन का लेवल चेक करोगे आप, ग्लूकोज का लेवल चेक करोगे रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये क्या मिलेगा आपको, एबनॉर्मल मिलेगा। तो स्पेशल एक्शन लेने की जरूरत है कि आप स्पेसिमेन को किस में रखो, रेफ्रिजरेटर में रखो। स्टोर इट इन द डर्टी यूटिलिटी रूम एंड सेंड इट, तो ये बिल्कुल उल्टा बोल दिया, ये ऑप्शन तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा, भाई डर्टी यूटिलिटी रूम के अंदर रखोगे और बाद में भेजोगे बिना टेम्परेचर को कम किए हुए, तो वही है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, इनका सबका लेवल क्या मिलेगा दोस्तों, आपको अल्टर देखने को मिलेगा। डिस्कार्ड द स्पेसिमेन एंड कलेक्ट अनदर स्पेसिमेन लेटर, ये तो मतलब बच्चों वाली बात हो गई, भाई पहले आपने लिया, फिर लिया ही क्यों था, जब आपको पता है कि भाई नहीं भेज सकते तो लिया ही क्यों था कि उसको डिस्कार्ड करोगे फिर वो करोगे, तो ये अननेसेसरी आपको टाइम की प्लेस पर्सन सबका वेस्ट कर रहा है, सामान का, मटेरियल का, आपने जो कलेक्ट किया था उस जिस सामान के अंदर, उसका, आपका खुद का टाइम, पर्सन आप नर्स हो, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है, तो सब चीज़ वेस्ट होगा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, कुछ समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं स्पेसिमेन को। तो लिखो अगर कभी रूटीन यूरिन एनालिसिस के सैंपल को भेजने में इसी लैंग्वेज में लिखने दो, में थोड़ा समय लग जाए तो उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट विद ए यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर, ठीक है, दो प्रकार के कैथेटर होते हैं, एक इंटरमीडिएट स्ट्रेट होता है, कुछ समय के लिए रखते हैं उसको डायरेक्टली, बस जब हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने मान लो यूरिन बाहर निकाला या यूरिन का रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया, बाहर निकाल लिया, तो वो स्ट्रेट होगा या इंटरमीडिएट होगा। लेकिन अगर हमने उसके अंदर ब्लैडर को इन्फ्लेट किया है और कुछ समय के लिए, अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए अगर हम इसे रख रहे हैं, तो उसे हम इनड्वेलिंग कैथेटर या फिर यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर के नाम से हम उसे जानते हैं। वो रिपोर्ट करता है भाई डिस्कंफर्ट हो रहा है उसके ब्लैडर में एंड यूरिथ्रा में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं, आप मान लो किसी भी पेशेंट के अंदर फुल एज कैथेटराइजेशन कर रहे हो, जब आपने बैलून को क्या किया दोस्तों, इन्फ्लेट करा, तो आप इन्फ्लेट वो हो नहीं रहा, थोड़ा सा रेसिस्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा प्रेशर लगाओगे नहीं,
तो उस कंडीशन में दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर सिंपल वे में कि आप क्या करोगे दोस्तों, उस कंडीशन के अंदर वापस से डिफ्लेट करोगे और थोड़ा सा उसको आगे इंसर्ट करोगे, फिर वापस से क्या करोगे दोस्तों, उसको इन्फ्लेट करने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। दोबारा से सुनो, आप मान लो कि आपने पॉलिश डाल दिया और आप उसको इन्फ्लेट कर रहे हो, चला गया, आपको लग रहा है कि अब इन्फ्लेट करना है, अब इन्फ्लेट कर रहे हो लेकिन इन्फ्लेट हो नहीं रहा, उसमें रेसिस्टेंस आ रहा है। तो ऐसे नहीं कि आप जोर प्रेशर लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, वापस से उसको डिफ्लेट करो, वापस से जितना भी फ्लूइड उसमें डाला वो निकालो, फिर जो फॉलेज है उसको थोड़ा सा और अंदर इंसर्ट करो, फिर वापस से कोशिश करो। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है भाई कैथेटर आपने डाल दिया और उस क्लाइंट को वो कह रहा है कि भाई मेरे ना यूरेथ्रा में और ब्लैडर के अंदर क्या हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है मुझे। ठीक है, तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो नर्स पहला काम क्या करेगी, असेसमेंट का करेगी। तो असेसमेंट करने के लिए ये चेक करेगी कि जो कैथेटर जो है दोस्तों उसकी पेटेंसी चेक करेगी कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो जो ट्यूब जो है ना दोस्तों वो क्या हो गई हो, किंक हो गई हो, कहीं से दब गई हो, उसके नीचे से जा रही हो वहां से प्रेस हो गई हो, कहीं किसी जगह से मुड़ गई हो, तो उसके कारण क्या होगा, यूरिन बाहर नहीं आ रहा, यूरिन का प्रेशर बढ़ रहा होगा, उसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, डिस्कंफर्ट ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा हो सकता है। तो पहला काम नर्स क्या करेगी दोस्तों, पेटेंसी ऑफ द कैथेटर को क्या करेगी, असेस करेगी। अब देखो बाकी के ऑप्शन क्या है, मिल्क द ट्यूबिक जेंटली। ठीक है, मिल्क जो वर्ड है ना, ये अजीब वर्ड है यहाँ पे, मिल्क द ट्यूबिक जेंटली, इसका मतलब क्या होता है, मिल्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप ट्यूब को देखो ना तो उसके अंदर क्या मिले, क्लियर नहीं मिले वो। ठीक है, उसके अंदर एक तो बिल्कुल लिक्विड हो, एक विसिड हो, थोड़ा सा गाढ़े से आपको व्हाइट व्हाइट से कुछ स्पेक्स दिखाई दे, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि उनको हम प्रेस कर करके आगे की तरफ लाते हैं। ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मिल्क द ट्यूबिक जेंटली। तो वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं करते हैं कि डिस्कंफर्ट प्रेजेंट है, इसमें नहीं करते। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो सीक्रेशंस जो है वो ज्यादा है और वो ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो आपको क्लीन दिखाई दे रहे हैं कि मैं इसको आगे ला सकती हूँ, तो वो प्रेस कर करके उसको क्या किया जाता है दोस्तों, आगे की तरफ लाया जाता है। ठीक है, उस ट्यूब को प्रेस कर करके चारों तरफ से इसको कोशिश किया जाता है आगे लाने की, उसको मिल्किंग प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हम नहीं करते हैं इस कंडीशन में। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पहले हम असेस करेंगे, हम मान लो उस पेशेंट को डिस्कंफर्ट हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को हमने इन्फॉर्म किया कि उसको डिस्कंफर्ट हो रहा है, डॉक्टर आया, उसने देखा कि ट्यूब जो है मुड़ी हुई है, तो तुम क्या करते हो, ट्यूब तो मुड़ी हुई है पड़ी है तुम्हारी, तुम्हें यही नहीं पता कि क्यों हो रहा है ये, तो आपको डांट पड़ जाएगी। तो पहला काम आपको असेसमेंट करने का, चेक करोगे भाई उसमें यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा, पेटेंसी में कहीं से ट्यूब क्या है दोस्तों मुड़ी हुई है या नहीं है, यूरिन अगर आ रहा है तो उसका क्या कलर आ रहा है। ठीक है, तो यूरिन जो काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो पेटेंसी चेक करना पहला काम है। अगर वो आपको नॉर्मल मिलता है या नहीं मिलता, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आगे भी सब चेक कर लिया, उसके बाद भी आप डॉक्टर को क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर, ये राइट आंसर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इरिगेट द कैथेटर विद प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन। देखो एक तो मैंने आपको बताया था सीपीआई, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन, वो कर सकते हैं, अगर 3 ल्यूमेन ट्यूब है तो सीपीआई कर सकते हैं भाई इरिगेट करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो सिंपल जो होता है ना दोस्तों, जो यूनिटेंसिल कैथेटर होता है, उसमें हम इरिगेशन को अवॉइड करते हैं, क्लीन करने को। इरिगेशन मतलब क्या कर रहा है भाई, जहां पर आपने यूरिन बैग लगाया उसको रिमूव करो और आप फ्लूइड लेकर उसको क्या करो, इरिगेट करो, तो वो गलत है। ऐसे कहते हैं कि इरिगेशन जो है ना वो जनरली अवॉइड किया जाता है, ऐसे इरिगेशन जनरली अवॉइड किया जाता है। कंटिन्यू इरिगेशन वो कर सकते हो आप, डायरेक्टली आप कंटिन्यू कर रहे हो वो किया जा सकता है, वो कि कुछ प्रोसीजर में किया जाता है, मैंने आपको बताया, तो जैसे TURP की बात करते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन ज्यादातर अवॉइड किया जाता है क्योंकि इरिगेशन से इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट वुड बी चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर। तो लिखो लिखो, अगर रिटेंशन कैथेटर के बाद, रिटेंशन कैथेटर के बाद क्लाइंट, अगर रिटेंशन कैथेटर के बाद क्लाइंट डिस्कंफर्ट इन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये लिखा हुआ ना, ठीक है, डिस्कंफर्ट इन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, डिस्कंफर्ट इन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, रिपोर्ट करे तो नर्स को सबसे पहले पेटेंसी ऑफ द ट्यूब चेक करनी चाहिए, पेटेंसी ऑफ द ट्यूब असेस करनी चाहिए, असेस करनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा। एक क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन वॉइडिंग आफ्टर एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, मतलब उसके कैथेटर लगा हुआ था और आपने उस कैथेटर को रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद उसको यूरिन करने में क्या हो रही है दोस्तों, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कैथेटर को रिमूव कर दिया, उसके बाद में उसको यूरिन करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है।
तो व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन दैट दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड। तो ये किसका रीजन है दोस्तों? देखो इसका रीजन क्या है कि जब उसके अंदर फोलेज कैरेक्टराइजेशन किया गया ना, तो उसका जो यूरिन है वो हमेशा क्या रहा, एम्प्टी रहा। क्यों? क्योंकि यूरिन कंटिन्यू आता रहा। अब यूरिन अगर एम्प्टी रहेगा ऐसे क्लाइंट के अंदर, सोचो आप, तो जो मसल्स हैं, जो मसल्स दोस्तों वो फ्लैसिड हो गई, उन्होंने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब वो मसल्स जो है दोस्तों वो कुछ क्या लेंगे, टाइम लेंगे, उनके अंदर टोन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से तो क्या गया हुआ था, आपका फोलेज कैथेटर डला हुआ था। तो वो पहले जो उसकी मसल्स जिस प्रकार से काम कर रही थी वो अब काम नहीं कर रही हैं, तो वो थोड़ा क्या लेंगी दोस्तों, समय लेंगी। इसलिए मैंने बताया था कि कभी भी फोलेज कैरेक्टराइजेशन रिमूव करने से पहले हम इंटरमीडिएट रूप से क्या करते हैं, उसको क्लैंप करते हैं, कुछ समय के लिए क्लैंप करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है पहला है फ्लूइड जो इम्बैलेंस है उसके कारण नहीं हो रहा। फ्लूइड इम्बैलेंस के कारण जो है ज्यादातर ये रीजन देखने को नहीं मिलता कि कैथेटर रिमूव होने के बाद ही होगा, तो उसको पहले भी देखने को मिलेगा ये तो फ्लूइड इम्बैलेंस। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल कोई रीजन है ही नहीं इसका। नर्वस टेंशन फॉलोइंग द प्रोसीजर, नहीं, ये रीजन नहीं होगा दोस्तों कि भाई नर्वस उसको टेंशन हो रही है उसके कारण नहीं हो रहा। टेंशन मेन रीजन नहीं होता, उसका एनाटॉमिकल रीजन होता है। ये साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है। ये रीजन जो है दोस्तों दैट इज नॉट साइकोलॉजिकल। मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है कि उसकी जो प्रीवियस वर्डिंग जो हैबिट जो थी, जिसमें क्या जो उसकी मसल्स से जो काम कर रही हैं, जो उसकी ब्लैडर की जो मसल्स वो काम कर रही हैं, ठीक है, वो मसल्स अब काम नहीं कर रही हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने काम करना छोड़ दिया, अब वो फ्लैसिड हो गई हैं, टोन कम हो गई है उनकी, तो वो थोड़ा सा क्या लेती हैं, समय लेती हैं। तो इंटरप्शन हुआ था उसकी प्रीवियस वर्डिंग हैबिट में, इसके कारण से उस पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों, सॉरी, वर्डिंग करने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड। तो लिख लो, लिखो, यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर के रिमूव करने के बाद, कैथेटर को रिमूव करने के बाद कुछ समय के लिए पेशेंट को डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो सकता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो सकता है क्योंकि उसकी प्रीवियस यूरिनरी हैबिट्स में इंटरप्शन हुआ है, यूरिनरी हैबिट में इंटरप्शन हुआ है। ब्रैकेट में लिख लो, मसल्स बिकम फ्लैसिड। चलो एक बार हम दोबारा से इसको जल्दी रिवाइज करवा देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो ही गया दोस्तों, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं उनमें फ्लैसिड हो गई हैं वो, तो उसमें क्या हुआ, इंटरप्शन हो गया इन प्रीवियस वर्डिंग हैबिट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई अगर मान लो आपने यूरिन कैथेटर लगाया हुआ, पेशेंट डिस्कम्फर्ट बता रहा है कि ब्लैडर और यूरेथ्रा में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पेटेंसी चेक करोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था कि अगर आप स्पेसिमेन को नहीं भेज पाए, ये रूटीन है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, तो रूटीन, तो उस कंडीशन में हम रेफ्रिजरेटर को स्पेसिमेन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या कारण है कि फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है, तो एनएस से प्रोक्सिमिटी क्या होती है, ज्यादा होती है यूरेथ्रा की। कौन सी ग्लैंड है जो सराउंड करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा को क्या करती है दोस्तों, सराउंड करती है। बीपीएच के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, बैक फ्लो लग जाता है यूरिन का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि हम क्या चेक करते हैं सीए प्रोस्टेट में, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है वो चेक करते हैं। इसके बाद जो फोलेज जो कैथेटराइजेशन है दोस्तों, उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि अगर किसी का भी फोलेज कैथेटराइजेशन साथ में डेलीरियम हो तो कहीं उसके अंदर अनसेफ बिहेवियर प्रेजेंट है या नहीं है, सबसे पहला काम हम उसको क्या करेंगे, असेस करेंगे। और जो स्क्रोटम जो है दोस्तों उसके अंदर टेस्टिस क्यों पाए जाते हैं, ताकि जो हाई एब्डोमिनल जो टेम्परेचर है उससे क्या किया जा सके, उसको बचाया जा सके। और कब होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। हम जल्द ही सिस्टम को खत्म कर देंगे, बहुत कम क्लासेस होंगी इसकी, फिर अगले सिस्टम में चलेंगे। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।